नॉर्मल आदमी को क्या फायदा होगा मेडिटेशन करके? मेडिटेशन करने के समय जब आप आंख बंद करते हो तो पता चलता है मेरा माइंड इतना इम्बैलेंस्ड है, ये फैक्ट्री में इतने सारे थॉट्स आते हैं और इसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। यू गेट दैट रियलाइजेशन व्हेन यू डू मेडिटेशन। जो टिबेटियन मॉन्क्स होते हैं ये पिंडस्थ ध्यान में माहिर होते हैं। तो पहले पदस्थ ध्यान, फिर पिंडस्थ ध्यान, फिर बाद में आता है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान का मतलब ये होता है किसी भी फिजिकल फॉर्म का माइक्रोस्कोपिक लेवल या टेलीस्कोपिक लेवल पे जाके उसको एक्सपीरियंस करना। तो सबसे पहला आपको फायदा क्या होगा? मेंटल स्तर पे आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, योर मेमोरी विल बिकम मोर शार्प। लेकिन फोकस करना जरूरी क्यों है लाइफ में? अगर हम अभी बात कर रहे हैं और आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लोग खाने के वक्त उनको ये पता नहीं होता है कि मेरी रोटी खत्म हो गई, मन को तृप्ति नहीं मिलती है, बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग माइंडफुली। लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, 2 मिनट अच्छी तरीके से बात करेंगे, अचानक माइंड डाइवर्ट हो गया, ये पहले नहीं होता था। इसी तरह जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया है, इस वजह से इंडिया में भी लोगों का फोकस लेवल 0 पे जा रहा है। कितने ही बच्चों का तो फोकस लेवल इतना कम हो गया है कि 1 सेकंड में गुस्सा, 1 सेकंड में ठंडे, 1 सेकंड में एंजाइटी। आजकल तो लोगों के लिए लाइफ पार्टनर बदलना भी कॉमन हो चुका है। क्यों? हमारे फैमिली रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, हमारा जो अकेलापन है वो अकेलापन बाहर नहीं है, वो अकेलापन हमारे अंदर ही है। आई वॉन्ट नो मोर, तब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। ये होता है मेडिटेशन। महावीर जैन जी या बुद्ध जी ने एक पेड़ के नीचे बैठ के उसके पास कैसे ज्ञान आया कि वो लोगों को प्रवचन दे सकते हैं? जो भी इमोशंस हैं वो हमारे अंदर पहले से ही हैं। इसी तरह एक्चुअल में नॉलेज भी हमारे अंदर पहले से ही है। भगवत गीता का सबसे पहला जो योग है विषाद योग। विषाद मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन ही वो चीज है जहाँ पे आकर के इंसान एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन को वो हेल बना देता है। तो सोल्यूशन, मुझे विषाद, मेरा प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन देगा कैसे? मेडिटेशन के कई फायदे हैं, इस पे तो कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन मेडिटेशन करना कैसे होता है, मेडिटेशन ध्यान या उस अवस्था में कैसे जाना होता है और उससे हम नॉर्मल आदमियों को क्या फ़ायदे होते हैं, ये जानेंगे इस पॉडकास्ट में। एंड में हम बताएंगे कैसे गाइडेड मेडिटेशन करके आप आपके डीप सबकॉन्शियस को छू सकते हैं और आपके गोल्स अचीव कर सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मुनि आदर्श, जो कि आपके करंट मेडिटेशन के बिलीफ को चैलेंज कर रहे हैं विथ इंडियन एंशिएंट विजडम। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मुनि जी, आजकल जो भी इंटरव्यू देखो, सेलिब्रिटी बोलो, इन्फ्लुएंसर बोलो, स्पोर्ट्स पर्सन बोलो, सब लोग ये बोलते हैं कि भले मैं एक्सरसाइज नहीं करूं लेकिन मेडिटेट करता हूं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आखिर मेडिटेशन में करते क्या और वो कौन से पार्ट ऑफ मॉर्निंग रूटीन में आता है, और सभी लोग मेडिटेट कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत फैशन जैसा भी हो रहा है। हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है हर चीज़ के लिए, वैसे वैसे हमारा फोकस कम होते जा रहा है। जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्लैरिटी कम है और कन्फ्यूजन्स ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में वर्क लोड बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा हमको समय हर चीज़ के लिए देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए एफिशिएंसी होनी चाहिए होती है। अब ये कब होगा? जब आपका फोकस होगा तो कम समय में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। इस फोकस को स्टेबल करने के लिए लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मतलब ये मॉडर्न लाइफ में जो फोकस वापस रिगेन करने का एक तरीका है, या सच में है, या फिर हम लोग गलत अज्यूम कर रहे हैं? नहीं, ये सचमुच है। मेडिटेशन से आप फोकस रिगेन कर सकते हो। मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप अगर मोबाइल से किसी से बात करते हो तो वो जो वेव्स होते हैं वो आपको कनेक्ट करवा देते हैं, ये फिज़िकल हो गया। इसी तरह किसी को भी आप एट अ डीप लेवल ऑफ यूनिवर्स, एट अ वेरी माइन्यूट लेवल, एटॉमिक लेवल, सूक्ष्म स्तर पे अगर किसी को आपको कनेक्ट करना है तो आपको मेडिटेशन करना नेसेसरी है। मेडिटेशन से ये होता है कि आप जिस चीज़ पे फोकस करते हो
उस चीज़ के साथ आप बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हो और उसे एक्सपांड कर सकते हो। लेकिन फोकस करना ज़रूरी क्यों है लाइफ में? व्हाट इज़ द नीड ऑफ फोकस? अगर हम अभी बात कर रहे हैं और आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आजकल ये हो रहा है, लोग खाने के वक्त उनको ये पता नहीं होता है कि मेरी रोटी ख़त्म हो गई और उसको भूख लगते जाती है, मन को तृप्ति नहीं मिलती है, बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग माइंडफुली। लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, 2 मिनट अच्छी तरीके से बात करेंगे, अचानक माइंड डाइवर्ट हो गया। मतलब नॉर्मल इंसान तो नॉर्मल इंसान, लव बर्ड्स भी जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ 3 मिनट 4 मिनट प्यार भरी बातें करते, 5वीं मिनट पे दोनों का फोकस चला जा रहा है। ये पहले नहीं होता था। खाने पे फोकस नहीं है, जो बहुत ही प्यारी चीज़ है। आपको पिज़्ज़ा बहुत ही प्यारा है और 700-800 का आपने पिज़्ज़ा मंगवाया है, वो भी आप प्यार से नहीं खा पाते हो, उसमें भी मन डाइवर्ट हो जाता है और अंदर तृप्ति नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब फोकस होगा तो ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसी तरह हमारा सुबह में नींद से लेकर रात को सोते हैं, किसी भी चीज़ पे किसी का भी फोकस नहीं रहा। मोबाइल देखते हैं तो कोई फोकस नहीं है, क्यों देख रहे हैं? वन इज़ क्वालिटी वॉचिंग, नॉट बिंज वॉचिंग। क्वालिटी वॉचिंग कि कुछ मुझे सीखना है और मैं देख रहा हूँ, ये क्वालिटी वॉचिंग है। तो किसी भी एक्टिविटी में लोगों का फोकस रहा ही नहीं और फोकस ना होने की वजह से किसी को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। और इस ज़माने की सबसे बड़ी बीमारी है बोर्डम। बच्चों को पूछो क्या हो रहा है? बोर हो रहा है। कोई दुकान पे आदमी बैठा है, क्या हो रहा है? बोर हो रहा है। किसी को भी पूछो। आज से 50 साल पहले ऐसे था कि इंडिया में एंटरटेनमेंट के नाम पे एक ही चीज़ थी, मंदिर। विनोबा भावे की एक इंसिडेंट की बात आती है कि विनोबा भावे वो फॉरेन गए थे और किसी ने उनको बताया कि हमारे पास इतनी सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। विनोबा भावे की आंख में आंसू आ गए कि यहाँ के लोग कितने दुखी हैं कि करोड़ों रुपए उनको एंटरटेनमेंट में डालने पड़ते हैं। इसी तरह जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया है, इस वजह से इंडिया में भी लोगों का फोकस लेवल 0 पे जा रहा है। कितने ही बच्चों का तो फोकस लेवल इतना कम हो गया है कि 1 सेकंड में गुस्सा, 1 सेकंड में ठंडे, 1 सेकंड में एंग्जाइटी, 1 सेकंड में फियर, क्या हो रहा है वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी हर मेंटल परेशानी का एक ही उपाय है, वो है मेडिटेशन। यहाँ तक कि कोमा में भी अगर पेशेंट है, मुझे एक हॉलीवुड की कोई फिल्म है, मुझे नाम याद नहीं है, पर उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि आपके मन में क्या चलता है। जैसे हमारी बाहर की दुनिया है, वैसे ही हमारे अंदर की दुनिया है। अंदर का जो भी फिक्सिंग है, वो जब टूट जाता है, अंदर के हमारे थॉट्स टूट जाते, जब एक थॉट दूसरे थॉट को कनेक्ट नहीं कर पाता है, तब हमारा माइंड मेंटल हो जाता है। ये एक्चुअली सबके साथ हो रहा है, सबके साथ। कोई किसी से जुड़ नहीं पा रहा है, कोई किसी से भी जुड़ नहीं पा रहा है। और जुड़ने का काम एक ही चीज़ कर सकती है, वो है मेडिटेशन। लेकिन अगर ये चीज़ तो अभी वेस्टर्नाइज कल्चर जब से आया है तो उसके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन है, लेकिन समझ लो ये नहीं था तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं थी, तो तभी मेडिटेशन नहीं था। मेडिटेशन पहले से ही था। तब मेडिटेशन वॉज नॉट यूज्ड एज ए मेडिसिन। आज जो मेडिटेशन है दैट इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन। जैसे योगा भी आज यूज़ हो रहा है। रामदेव बाबा फॉरेन गए थे तो उन्होंने पूछा कि आप योग क्यों करते हो, तो किसी ने जवाब दिया था हमारा फिगर बनाने के लिए। तो इसी तरह मेडिटेशन आजकल लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? मेडिटेशन के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर रियलिटी ये है, मेडिटेशन जब आप करते हो तब आप पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हो,
और जब आप पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हो तब आपके पास क्लैरिटी होती है, आपके इल्यूजन सब खत्म हो चुके होते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस होता है और बहुत सारे ऐसे सद्गुण, इनर क्वालिटीज़, वो अंदर आपका पोटेंशियल खिलता है, एक्सप्लोर होता है, एक्सपांड होता है। और वो जो हैप्पीनेस होती है, वो हैप्पीनेस ही मेडिटेशन का अल्टीमेट लक्ष्य है, वो फुलफिलमेंट। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सफलता, जिसको अंग्रेजी में सक्सेस कहते हैं, पर एक्चुअली सफलता इज नॉट इक्वल टू सक्सेस। सफल, फल मीन्स फ्रूट, वन विच इज फ्रूटफुल, दैट इज सफलता। जिसका कुछ करने से कुछ हासिल होता है वो सफलता है। वो सफलता है। जैसे कि आज हमारा पॉडकास्ट सफल है, क्योंकि जो मुझे फ्रूट चाहिए था वो इस पॉडकास्ट से मुझे फ्रूट मिल रहा है। पर शायद कोई ऐसा सोचेगा कि इसको जब 1 लाख व्यूज़ मिलेंगे तब ये सक्सेसफुल होगा। तो इंडियन कल्चर में सक्सेसफुल से ज़्यादा फ्रूटफुल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हर चीज़ आपकी फ्रूटफुल होती है, कोई भी चीज़ आपकी अधूरी नहीं रहती, कोई भी चीज़ आपकी मीनिंगलेस नहीं रहती, परिपूर्ण हो जाती है टू ब्रिंग सफलता, फ्रूटफुलनेस इन एवरी एक्टिविटी, दैट इज़ मेडिटेशन। लेकिन मुनि जी आजकल हर कोई हर चीज़ का सोल्यूशन मेडिटेशन बोलता है, जैसे कि और उनके भी करने के अलग अलग तरीके हैं। इसकी वजह से और भी कन्फ्यूजन होता है। जैसे कोई बोल रहा है गाइडेड मेडिटेशन, कोई बोल रहा है म्यूज़िक मेडिटेशन, कोई साउंड थेरेपी है, कोई नाच के भी मेडिटेशन कर रहा है, कोई चुप रह के भी कर रहा है, कोई खाना बिना खाए कर रहा है। टाइमिंग्स का भी वेरिएशन है और टाइम पीरियड्स का भी और बैठने के तरीक़ों का भी। तो एग्जैक्ट करें क्या, ये एज ए लेमैन समझ नहीं आता है। मतलब किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो भी कोई सोल्यूशन बताती है कोई एक्ट्रेस कि आई मेडिटेट एंड माई हेयर्स वेयर ब्लैक नाउ एंड दे आर ग्रोइंग। सो इसका क्या संबंध है, वो और कन्फ्यूजन देता है। तो मेडिटेशन करें कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं सोच रहा हूँ। तो मेडिटेशन हमको यूनिवर्स से अलाइन करता है। हर चीज़, मेडिटेशन के पास ये ताकत है कि वो हर चीज़ आपको अलाइन करके दे। जैसे कर्नाटका में भरतनाट्यम था, तो भरतनाट्यम ये 9 रस पे पूरा रचा गया है। एस्थेटिक्स, करुणा रस, शांत रस, वीर रस, और इसी पे हमारे जितने भी नाट्य शास्त्र थे, नाटक के शास्त्र स्टेज पे परफॉर्मेंस करने हैं, तो आप एक एक रस को कैसे कैसे फील करोगे, अनुभव करोगे, कैसे उसको एक्सपीरियंस करोगे और उसमें से कैसे आप इंटेंसिटी बाहर लेके आओगे, ये पूरा का पूरा शास्त्र किसी आम इंसान ने नहीं लिखा, किसी एक्टर ने नहीं लिखा, ये लिखा है भरत मुनि ने। करीब 600 से 700 श्लोक है और आप जब उसमें पढ़ोगे हर एक प्रकार का रस, वीर रस, करुणा रस, जैसे जिसको हम आज की भाषा में बोलते ट्रेजेडी, कॉमेडी, एक्शन, हॉरर, यही रस हैं, 9 रस हैं। अब इन 9 रसों पे आप कौन से टाइम पे कैसा मेडिटेशन करोगे, ये भरत मुनि ने नाटक करने से पहले मेडिटेशन करना बताया है, तो ही आप परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो यानी नाचना या साउंड हीलिंग है या परफॉर्मेंस देना, कहीं पे भी है, आपको फोकस चाहिए तो मेडिटेशन वहाँ पे ज़रूरी ही होगा। पर प्रॉब्लम वो नहीं है, हर चीज़ में मेडिटेशन है वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आंख बंद करके करना क्या है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। किसी को भी पूछो कि मेडिटेशन मतलब क्या, तो क्या आंख बंद करना। मेडिटेशन करने के समय आपको ये पता चलता है, जब आप आंख बंद करते हो तो पता चलता है अरे मेरा माइंड इतना इम्बैलेंस्ड है, ये फैक्ट्री में इतने सारे थॉट्स आते हैं और इसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। यू गेट दैट रियलाइजेशन व्हेन यू डू मेडिटेशन। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, विच इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि जो सांसें आप लेते हो, कंसंट्रेशन,
जो दिया ज्योत है कंसंट्रेशन, जो साउंड है कंसंट्रेशन। तो हर मेडिटेशन की शुरुआत कंसंट्रेशन से होती है, इसीलिए आपको फिजिकल कोई ना कोई एक एक्सरसाइज दी जाती है कि आप ये एक्सरसाइज करो, कम से कम मेडिटेशन तक पहुंचने के लिए कंसंट्रेशन से शुरू हो। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी बताऊंगा, अनबिलीवेबल फिजिकल एक्टिविटी है, जिसमें ना आपको सांस लेनी है, ना आपको कोई साउंड सुनना है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करना है एंड यू विल बी माइंड ब्लोन। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि आंख बंद करने के बाद मेडिटेशन नहीं होता है। पहले होता है स्टेज में कंसंट्रेशन, जो मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज होती है। उसके बाद में सेकंड स्टेज होता है रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन के 10 स्टेप्स है, ये रियलाइजेशन के 10 स्टेप्स है। उसमें से सबसे पहला रियलाइजेशन ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, वॉट इज माई एबिलिटी, वॉट एम आई डूइंग, वॉट शुड आई डू। ये अंदर का ऊहा पोह यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, ये फर्स्ट है। रियलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है इंट्रोस्पेक्शन। फिर धीरे 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 एक एक स्टेज करते करते आप रियलाइजेशन के 10 स्टेजेस पार करते हो। जब 10 स्टेजेस पार करते हो तब आपको पता चलेगा कि आप हर चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रियलाइजेशन से क्या होता है, हमारे दिमाग में 2 चीज़ चलती है, एक चलता है थॉट और एक चलता है फीलिंग। दोनों अलग हैं। जैसे कि आपकी माँ है ना, अगर, डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस, आपकी माता जी अगर नीचे आती हैं और नीचे से आपको प्यार से चिल्लाती हैं, बेटा नीचे आ, कोई आम इंसान होगा तो उसकी आवाज़ सुनकर उसको थॉट्स आएंगे, कौन है ये औरत, पर आपको फीलिंग आएगी, अरे मेरी मम्मी आ गई। एक ही औरत है, वही एक्टिविटी हो रही है, पर एक को थॉट्स आ रहे हैं और आपको क्या हो रहा है, फीलिंग आ रही है। द डिफरेंस इज ऑफ रियलाइजेशन। दैट पर्सन डजंट नो हु शी इज एंड यू नो हु शी इज। सो व्हेन यू आर रियलाइज्ड यू हैव फीलिंग्स एंड व्हेन यू आर नॉट रियलाइज्ड यू हैव थॉट्स। यानी कि जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, ही इज द मोस्ट अनरियलाइज्ड पर्सन। और जैसे 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 आपके थॉट्स कम होते हैं, फीलिंग्स बढ़ती हैं, कनेक्शंस बढ़ते हैं, जुड़ना शुरू होता है, तो वहाँ पे आता है आपके रियलाइजेशन का लेवल। धीरे धीरे धीरे, तो ऐसे 10 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोस्पेक्शन, सेकंड होता है हर चीज़ को फील करना। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर कोई ड्रिंक करके यहाँ पे आता है, ऐसे हमारे पॉडकास्ट में के बीच में अगर आ जाए, हम चाहे ही यहाँ पे जैन धर्म की बात कर रहे हो, करुणा की बात कर रहे हो, इतना प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपके मुंह में से क्या निकलेगा पता है, हे तो कहाँ गई ये करुणा की बातें, मेंटल लेवल पे ही रह गई, वो फीलिंग नहीं आई। जबकि अगर मैं रहूँगा इस क्षेत्र में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है, पिछले 20-22 सालों से मैंने प्रैक्टिस किया है, तो मैं इस तरह से उस पर चिल्लाऊँगा नहीं, मैं उसको प्यार से बात करूँगा, क्योंकि मैं उसको फील कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम रियलाइजिंग। सो द सेकंड स्टेज कम्स, दैट इज़ रियलाइजेशन। में ये होता है कि आप हर चीज़ को फील कर पाते हो। ऐसे करते करते 10 स्टेजेस हैं रियलाइजेशन के, जिसमें आपका बोर्डम ख़त्म हो जाता है, जिसमें हर चीज़ के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है, हर चीज़ आपको वैल्यूएबल लगती है। और फिर बाद में थर्ड स्टेज आता है, वो आता है मेडिटेशन। तो इस तरह से जो एक्टिविटीज़ आपको करवाई जाती हैं, वो करवाई जाती है मेडिटेशन के लिए, पर होती है कंसंट्रेशन की एक्सरसाइजेस। ओके, तो मतलब जो सांस पे मेरे को फोकस करना है, दिए पे फोकस करना है, या एक थॉट पे फोकस करना है, ये सब तैयारी है मेडिटेशन की। यस। मुनि जी, अभी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि नॉर्मल जो इंसान है अपने घरों में जो नौकरी जा रहे हैं, काम, हम जैसे साधारण
इन लोग तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, टाइम वेस्ट सोचते हैं। मेडिटेशन मतलब चलो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो कम से कम वॉक तो कर रहे हैं, कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है ये क्या। लेकिन मेडिटेशन में सिर्फ बैठना है, बैठेंगे तो वाइस सबसे पहले अरे इससे अच्छा थोड़ा झाड़ू मार लो या थोड़ा कुछ बच्चों को पढ़ा लो, ये एक बात है। दूसरा, हम अपने आप को भी बहुत बार एक्सक्यूज़ देते हैं या शायद रियलाइजेशन भी है, मैं यहाँ बैठूँगा तो इतने में बच्चा आके मुझे छेड़ देगा या कोई ज़ोर से टीवी लगा देगा तो डिस्टर्ब हो जाऊँगा। तो अपने छोटे 1 BHK 2 BHK में ऐसी जगह भी नहीं होती, मेडिटेशन कैसे करें। मतलब मैं ये एक्सक्यूज़ेस बता रहा हूँ आपको जो हमारे एक्सक्यूज़ेस हैं, तो अभी इनको कैसे केटर करें और नॉर्मल आदमी को क्या फ़ायदा होगा मेडिटेशन करके, ये जो आप इतना डीप बोल रहे हो, तो उनको कोई डेली के रूटीन में कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या इसमें? एब्सोल्युटली डेली के रूटीन में फ़ायदा होता है, फ़ायदा नहीं, ये नेसेसरी हो चुका है। आप अपने बच्चों से इतने जुड़े नहीं हो। आपके बच्चे अगर पास हो गए तो आप खुश हो गए, आपके बच्चे अगर फेल हो गए तो आप नाखुश हो गए। बस उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो यही रिश्ता है, इंटरनल कनेक्शन उसका आपसे नहीं हो रहा है। और तब सबसे बड़ी बीमारी आती है, तब आप अकेलापन महसूस करते हो। वर्तमान जगत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी ये है कि लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और इसका एक ही उपाय है कि आप सब लोगों से जुड़िए, क्योंकि जुड़ाव तो होता ही है, पर अंतर से जुड़ाव तब होता है जब आप कॉन्सेंट्रेटेड, रियलाइज्ड और मेडिटेटेड होते हो। तब आप ना ही आइसक्रीम से जुड़े हुए हो, मल्टीटास्किंग, अननेसेसरी मल्टीटास्किंग। आज बच्चे, मैं देखता हूँ, एक बाजू टीवी पे एक चीज़ चलती है, उसमें कुछ आया, तुरंत ही मोबाइल पे दूसरी चीज़ चलती है, और उसके बीच में कुछ आया तो कंप्यूटर पे तीसरी चीज़ चलती है। एक साथ में तीन चीज़ चल रही है और उसका फोकस कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि वो इंसान किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। आजकल लोग के फ्रेंड्स बदल रहे हैं। फ्रेंड्स बदलते थे तो वो चलो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है, पर आज तो कॉमन हो चुका है फ्रेंड्स बदलना। आजकल तो लोगों के लिए गर्लफ्रेंड बदलना या लाइफ पार्टनर बदलना भी कॉमन हो चुका है। इतना निम्न स्तर क्यों है? क्यों हम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं? क्यों हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स, बिजनेस रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ, कस्टमर के साथ बात करते हैं, बात करने के बाद फ़ोन रख के गाली देते हैं, स्कूल में टीचर कुछ बोलती हैं तो कमेंट करते हैं, कहीं पे भी हमारा जो अकेलापन है वो अकेलापन बाहर नहीं है, वो अकेलापन हमारे अंदर ही है। मैं अब जब आपके साथ बैठा हूँ तो मेरा अभी जुड़ाव अनंत सिद्ध परमात्माओं से है। मैं उनको 24 घंटे महसूस कर सकता हूँ। आप मानो ना मानो, मेरे गुरुजी आज है नहीं, काल धर्म हो चुके हैं, पर मैं उनको 24 घंटे, मेरा जुड़ाव उनके साथ रहता ही है। ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं जहाँ कहीं मैंने कुछ 5-10 लाख प्रोग्राम के या भक्ति के या आयोजन के हमने दे दिए हैं, और सामने वाला कैंसिल कर देता है कि ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा और सब पैसे बर्बाद होने वाले हैं। सिर्फ मेडिटेशन में बैठे और गुरुजी को याद किए कि ये करे कि ना करे, यू वोंट बिलीव, जिस इंसान को मैंने 20 साल से नहीं देखा, वो इंसान आ करके उस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है। मेडिटेशन के अपार फायदे हैं आपके डेली की लाइफ में, हर डगले पगले पे। जैसे कि आपका बेटा है, एग्ज़ाम लिख रहा है, उसको क्या चाहिए? फोकस। लास्ट दिन पे मेडिटेशन करके नहीं आने वाला है वो फोकस। आप दुकान पे बैठे हो और अचानक आपको किसी का फ़ोन आया कि आपका 2 लाख आज गया, वोलेटाइल मार्केट की वजह से आपके शेयर मार्केट में ये हो गया। आप उस समय पे अगर आप चेक करोगे, आपके ब्लड प्रेशर, आई एम डैम श्योर 200-250 आ जाएंगे। आपको ब्लड प्रेशर है नहीं, पर उस बाद में 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप इतनी तकलीफ़ों में आप गुजारोगे, इतनी तकलीफ़ में। और उस समय पे अगर आपका बेटा आपको आके कहे कि पिताजी मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले हैं, मुझे आइसक्रीम दे दो ना, आप क्या करोगे? बाद में देखते हैं, अभी मैं टेंशन मत दे मेरे को। तो आप तो बहुत अच्छे हो, सिर्फ इतना ही बोलते हो, लोग तो है हट। लेकिन इससे ना एक सवाल जो है मुझे आ रहा है, मेडिटेशन तो कुछ ही वक्त के लिए करते हैं हम, हो सकता है सुबह के टाइम पे करते हैं मोस्टली सब लोग, लेकिन पूरा दिन भर
तो हम अलग अलग फिर एक बार निकल जाते हैं घर से, फिर अलग अलग माहौल में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैंडल करते हैं, तो मेडिटेशन का इफ़ेक्ट पूरा दिन भर रहता नहीं है। तो वो मेडिटेशन की सही तरह से नहीं कर रहे हैं, वो उसका रीज़न है, या फिर मेडिटेशन उस चीज़ के लिए नहीं है? एक्चुअली मेडिटेशन जो वर्ड है उसको मैं अब चेंज कर दूंगा। अब से हम इसको कहेंगे ध्यान। अब पॉडकास्ट में हम इसके लिए ध्यान वर्ड यूज़ करेंगे। ध्यान अलग चीज़ है, मेडिटेशन अलग चीज़ है। मेडिटेशन का एक्चुअल जो मीनिंग है एटिमोलॉजी के हिसाब से वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, पर कुछ अलग है। हमारे यहाँ पे जो मैंने जैसे आपको बताया कंसंट्रेशन, रियलाइजेशन और मेडिटेशन, तो कंसंट्रेशन को कहा जाता है एकाग्रता, रियलाइजेशन का ओरिजिनल वर्ड है साक्षात्कार और मेडिटेशन का ओरिजिनल वर्ड है ध्यान। तो हम इस तरह से अगर सीखेंगे कि पहले एकाग्रता आती है, फिर साक्षात्कार होता है और फिर ध्यान आता है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा आपका ध्यान क्यों फोकस नहीं हो रहा है, आपका रियलाइजेशन या साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी सांसें वो ढंग से नहीं हो रही हैं। अगर आपने सांसों को ढंग से कुछ देर के लिए प्रैक्टिस किया तो उसका असर पूरे दिन रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये लगता है कि सांसें क्या है, लेना और छोड़ना यही सांसें हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक सांस क्या होती है? लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, ये होती है सांस। टू टेक इन, स्टॉप, कुंभक, पुट आउट एंड स्टॉप, पॉज, ये सांस होती है। जब हम तीव्र सांस लेते हैं, ये कुत्ते की सांस होती है, और कछुए की सांस। इसलिए कछुआ 200-300 साल तक जीता है, इतना कूल होता है। सबसे भयंकर प्राणी हमको शेर वगैरह लगते हैं, लेकिन सबसे कूल आप कछुए को देखोगे, टॉर्टोइस को देखोगे, आपको बहुत कूलनेस दिखाई देगी। क्यों? बिकॉज इट ब्रीथ्स प्रॉपरली। इसी तरह से कछुए की तरह से अगर आप 24 मिनट 24 मिनट्स अगर डेली आप सांस लेते हो, और इसका भी एक स्पेशल रिदम है। रिदम क्या है? 3 सेकंड सांस अंदर लेना। नॉर्मल, एक आप हो या मैं हूं, अगर हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं तो 3 सेकंड के लिए सांस अंदर लेना, 3 सेकंड के लिए सांस अंदर रोकना, 3 सेकंड के लिए सांस छोड़ना और 3 सेकंड के लिए बाहर रोकना। अगर ये 24 मिनट आप कर लेते हो, आपको बाद में पता चलेगा धीरे धीरे 6 महीने के बाद 24 घंटे आपकी सांस की रिदम ऐसी हो जाती है व्हेन यू डू दिस हैबिट। जैसे बचपन में हमने 6 महीने के लिए ए लिखा था, लिखते लिखते ए सही हो गया। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सेंसेस है, ये सब इलास्टिक हैं, इलास्टिक, ये सब सेंसेस इलास्टिक सेंसेस है। आपको शायद पता होगा कि जैसे हमारा आईफोन वगैरह कोई कैमरा वगैरह होता है, तो आप उसको फोकस करते हो एक पहाड़ पे या एक बिल्डिंग के टॉप पे आप फोकस करोगे, और तुरंत अगर मैं आप पे वो फोकस घुमाऊंगा तो उसको टाइम लगेगा फोकस लाने। लेकिन मेरी आंख वहाँ पे देख रही थी चांद को, और 1 सेकंड में मैंने आप पे घुमाया, इस लेंस को फोकस करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगी। ये हमारी इलास्टिसिटी है। ये कोई नॉर्मल बाहर के किसी भी इक्विपमेंट्स में नहीं मिलेंगे। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? बॉडी में मिलेंगे। बॉडी बहुत मिराकुलस है। इसी तरह इस बॉडी में सबसे जो मिराकुलस है वो है हमारी सांस। हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, ये एक्सक्रीशन जो होता है, ये एक्सक्रीशन किडनी के कारण बाद में होता है, दूसरी सब चीज़ के लिए बाद में होता है। पहले ऑक्सीजन ब्लड को क्लीन करने वाला, टॉक्सिक्स तो बाद में किडनी में जाते हैं, सबसे पहले क्लीन कौन करता है? ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन हमारे ब्लड को क्लीन कर सकता है, हमारे बॉडी को क्लीन कर सकता है, तो वो हमारे थॉट्स को भी क्लीन कर सकता है, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, जब हम इसको सही तरीके से इस हैबिट को फॉर्म करते हैं तो हमारे अंदर वो इलास्टिसिटी बन जाती है, जिस इलास्टिसिटी के वजह से सिर्फ 24 मिनट के लिए नहीं, 24 घंटे हमारी ये हैबिट हो जाती है। तो हम मेडिटेशन
20 मिनट 25 मिनट के लिए नहीं करते हैं, फिर 24 घंटे मेडिटेशन चलता है। चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, पूरा आपका माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, हर चीज़ पे फोकस, पूरा आपका ध्यान रहता है। लेकिन ये जो पैटर्न जो आपने बताया, ये जो नींद है, अपन जब सो जाते हैं तब भी कायम रहता है या फिर उस तब चेंज हो जाता है? 100% नींद में भी ये कायम रहेगा। इससे ज़्यादा नींद में इसका स्पैन बढ़ जाएगा। दिन में काम करते वक्त यदि आप 3 सेकंड रोक पाते हो, दिन में काम करते वक्त अगर 3 सेकंड की सांस अगर हैबिट गिर गई, तो सोने के वक्त तो आपकी सांस 10-10 सेकंड तक अंदर रुक सकती है ऑटोमेटिक, क्योंकि पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है उस समय पे। अब इसका फ़ायदा एक ये है कि एक सांस 12 सेकंड की होगी और 1 मिनट में 5 सांसें होंगी, 5 ब्रेथ्स पर मिनट। अभी आप अगर ब्रीदिंग को आप देखोगे तो इस ब्रीदिंग में 1 मिनट में शायद आप 10-12 ब्रेथ्स भी ले लेते होगे, पता नहीं है। जितने ज़्यादा ब्रेथ उतना स्ट्रेस ज़्यादा, बॉडी पे इतना लोड ज़्यादा, बॉडी का खर्चा इतना ज़्यादा। जितनी सांसें कम उतना वर्कलोड, स्ट्रेस सब शांत हो जाता है। इसीलिए कंसंट्रेशन की शुरुआत इसी से होती है। और हमारे बॉडी में जो ये पैटर्न करने से जो इलास्टिसिटी जनरेट होती है, वो एक्चुअल में काम करती है 24 घंटे। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कछुआ जो है वो धीरे धीरे सांस लेता है और कूल होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कछुए की लाइफ स्पैन जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या सांसों का जो टाइम स्पैन है, फास्ट लेना या धीरे लेना, उससे लाइफ स्पैन का भी कोई लेना देना है? 100%। कुत्ता है वो जल्दी सांसें लेता है, 14 साल में 15 साल में चला जाता है। और कछुआ है वो बहुत कम सांसें लेता है। एक्चुअल में हमारा जो लाइफ स्पैन है, इसकी काउंटिंग, आयुष्य की काउंटिंग सांसों में होती है, सालों से नहीं होती है, सांसों से होती है। नंबर ऑफ ब्रेथ्स आर काउंटेड। यस, आपको जब अगला जन्म मिलेगा या ये जन्म मिला है, तब ये नहीं कहा गया कि आप 15 साल जियोगे या 20 साल जियोगे, आप 25 साल जियोगे। ये कहा गया इतनी सांसें आप लोगे। तो हर सांस से हमारी बॉडी जो है या तो ग्रो होती है या तो डिटेरियोरेट होती जाती है एक एक सांस में। मुनि जी, जो जैन मुनि थे या जो बुद्धिस्ट थे, वो तो दिन भर ऐसा सुनने में आया हमें कि मेडिटेट करते थे दिन रात, कई बार हफ्तों तक वो आंखें नहीं खोलते थे पेड़ के नीचे, तो वो खाना पीना भी नहीं खाते थे। तो उस मेडिटेट पहले तो क्यों करते थे, मतलब क्या अचीव करना चाहते थे? मेडिटेट करने के बाद ज्ञान आया जो कहते हैं, बिना बुक पढ़े बिना कुछ किए मेडिटेट करके कैसे ज्ञान आएगा? मतलब वो एक बात समझ में नहीं आती कि सिद्धार्थ जी बैठे थे पेड़ के नीचे, मेडिटेट किया, कुछ सालों बाद ज्ञान आ गया, बिना किताब पढ़े ज्ञान आ गया। मेडिटेट करके ज्ञान मतलब यूनिवर्स से सीधे सर से अंदर कैसे गया वो, ये कंसेप्ट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप स्कूल में गए होंगे बचपन में, है ना? और तब आपके टीचर ने आपको सिखाया ANGER, एंगर। उसके बाद ही आप गुस्सा करते थे ना, उससे पहले तो कभी आपने गुस्सा किया ही नहीं था ना? ऐसा तो नहीं है, पहले से था। स्पेलिंग सिर्फ सीखा, एंगर इसको, है ना? तो दुनिया में जब हम सीखते हैं या किताबों से जो सीखते हैं, वो पहले से ही हमारे अंदर है। आप जब अंदर जाते हो तो इतना एक्सप्लोर करते हो, इतना एक्सप्लोर करते हो, वो सब आपके अंदर जो फीलिंग्स है, आपके अंदर का जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। आप समझ लेना एक चीज़, बाहर जो भी है वो सिस्टम है, अंदर जो भी है वो रियलाइजेशन है। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं जब हम करते हैं, आपको पता ही होता है पहले से, आप खुद बोलोगे ये तो मुझे पहले ही पता था, पर जिस ढंग से मैंने आपको कनेक्ट करवाया, उस तरीके से आपने उस चीज़ के साथ कनेक्शन नहीं किया था। मेडिटेशन ये कनेक्शन करवाता है। तो प्रवीण और मैं भी गौतम बुद्ध जितने ये हो सकते हैं? 100%।
आपका जो सोल है और मेरा जो सोल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपका जो कॉन्शियसनेस है, मेरा जो कॉन्शियसनेस है, सिमिलर कॉन्शियसनेस है। और जो भी हम करते हैं वो बाहर से नहीं आता है, अंदर से ही प्रकट होता है। अगर आप मान लो किताब से भी अगर पढ़ रहे हो, किताब से आप पढ़ रहे हो, वो पढ़ने के बाद भी आपको रियलाइज़ होगा कि वो किताब आपको याद नहीं होगी, अंदर का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ही आपको याद होता है। अगेन आई वुड लाइक टू वेरी वेल आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए जैसे आपने अभी सोलर सिस्टम का दिया एग्जाम्पल, तो उसमें वहाँ पे फ़ोटो था एक, है ना। अब आपके दिमाग ने उस फोटो को कैप्चर कर लिया करेक्ट, वेरी ट्रू। और उसका नाम लिख दिया कि ये सन है, ठीक है। अब जब ओरिजिनल सन देखोगे तब आपको ये लगेगा कि यार ये तो नहीं है वो सन, ये तो अलग था, वो अलग है। अब इसका एक्सपीरियंस आपका निकल जाएगा और उसका एक्सपीरियंस आपके अंदर रह जाएगा। अब आप देखोगे कि आज बचपन में भले ही आपने बुक देखी थी और बुक में वो सन देखा था, आज आप वो सन भूल गए हो और ये सन आपको याद है। तो आपको जो एक्सपीरियंस होता है, आपको जो फील होता है, आपको जो रियलाइज होता है, वही आपको याद रहता है। जो आप किताबों में पढ़ते हो या बाहर से जो ढूंढ के लेके आते हो, वो कभी किसी को याद नहीं होता है। जो भी हमें याद होता है या हमारे कॉन्शियसनेस के साथ जो भी जुड़ता है, वो क्या जुड़ता है? एक्सपीरियंस जुड़ता है। अब फिर से आपने अर्थ को देखा, गैलेक्सी को देखा। अब मैं अगर गैलेक्सी की बात करूंगा तो आपको वो, अब रियल गैलेक्सी तो आपने नहीं, एक्सपीरियंस की नहीं है, करेक्ट। तो आपको वो क्या दिखेगा पता है? वही दिखेगा, किताबों चक्र, का, हाँ, हाँ। मिल्की वे। वही दिखेगा। पर जब आपने इसको हटा दिया साइड में और आप आकाश की ओर देख रहे हो और फिर धीरे 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 त्राटक करते 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 उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, आपकी आंखों की जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस बढ़ती जाएंगी। आपकी आंखों की जो लिमिटेशंस हैं जो छोटी हैं वो धीरे 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 बढ़ती जाएंगी। मेडिटेशन इज़ टू एक्सपांड। पहले कॉन्सेंट्रेट करना है, फिर रियलाइज़ करना है। आपको पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किताबें सब नहीं हैं, अगर ये नहीं है, तो रात को आपको क्वेश्चन आएगा कि सूरज गया कहाँ। सही है। और तब जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, रियलाइज करते हो, तब शुरू होता है मेडिटेशन। आजकल तो क्या हो गया, लोगों की आईक्यू क्यों कम हो रही है? हम क्यों कह रहे हैं कि लोगों का इमेजिनेशन कम हो रहा है? क्योंकि टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो लोगों में जो क्रिएटिविटी, जो इमेजिनेशन है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि सब दिखाई दे रहा है और जो दिखाई दे रहा है वो सब भ्रमित है, रियलिटी नहीं है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे उस चीज़ के बारे में, जब आप उसको फील करोगे उस चीज़ के बारे में, तो ही आपको अंदर से रियलाइजेशन होगा और वही मेडिटेशन होगा और वही नॉलेज गिना जाता है। बाकी ये सब किताबी का, जैसे हम बोलते हैं ना, ये सब थोथा पढ़े लाख पंडित। पंडित चाहे कितना ही बुक्स पढ़ ले, उसकी पंडिताई कोई काम नहीं आती है जब तक उसके अंदर करुणा नहीं जागती है, फीलिंग्स नहीं जागती है। तो ये है कि तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर हो या बुद्ध हो या कोई भी रियलाइज साक्षात्कार पाने वाला हो, वो है ना, वो ये बाहर के पुस्तकों से नहीं जुड़ा हुआ है। वो किससे जुड़ा हुआ है? हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हर इंसान के साथ जुड़ा है, हर सोल के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कनेक्शन ही मेडिटेशन है। ये तो एक जनरलाइज्ड ये है, साक्षात्कार है। तो बिना साक्षात्कार वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे पृथ्वी गोल है, समझ लो पहली बार किसी को मालूम नहीं है ये बात। ये तो अभी तो किताबी में सब जगह लिखा है पृथ्वी गोल है, सब लोग मान लेते हैं, लेकिन सब लोग मालूम नहीं है मुझे, मैं पहला ही आदमी हूँ जिसको अभी पता करना है। तो क्या वो मेडिटेशन से मुझे पृथ्वी गोल है ये समझ में आ जाएगी? हाँ, आज तक किसी ने भी पोस्टमार्टम नहीं किया, फिर भी हमारे शास्त्रों में बॉडी के अंदर एनाटॉमी में क्या क्या है, मांस, रक्त, रस, अस्थि, मज्जा, उसके सेल्स कैसे हैं, शुक्र क्या काम करता है, पहले दिन पे क्या होता है, अंतिम दिन पे क्या होता है, किसी का पोस्टमार्टम नहीं किया है। तो कैसे जाना उन्होंने? मेडिटेशन से। मैथमेटिक्स इतना सारा हमारे शास्त्रों में पढ़ा गया, कैसे किया उन्होंने? मेडिटेशन से।
पाणिनि जो योग शास्त्र के ओरिजिनल गुरु हुए पतंजलि, उनके साथ संस्कृत लैंग्वेज के जो ओरिजिनल गुरु हुए पाणिनि, इन सभी के जीवन की जब चर्या देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर करके, ये बंदर है तो मरकट आसन, ये फिश है, ये नाग है, तो ऐसे कर करके उन्होंने ये सब आसनों का निर्माण किया। और इस मेडिटेशन करते 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 उनको पता चला कि ये कैसे अंदर होता है। ये तो बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे मेडिटेटिव लोग बताऊंगा जिनको सामने से आपका चेहरा देखकर आपके नाम याद हो जाते हैं, या पास्ट लाइफ के कैरेक्टर्स उनको याद आ जाते हैं, पास्ट लाइफ का कॉग्निटिव मोड उनको याद आ जाता है। ऐसे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसे इंट्यूशंस आने लगते। फॉर एग्जांपल, मैंने जब मेडिटेशन शुरू किया तो हमारे गुरुजी ने सबसे पहले मेडिटेशन जो करवाया वो था पूर्व के जन्म को याद करना। इसको जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। पहले वो मेडिटेशन कराया, ये 1 साल तक चला, और 1 साल के बाद जो रियलाइजेशन हुआ दैट वाज एनॉर्मस। आपको याद आया? डेफिनेटली। ये जो याद आता है, ये कैसे याद आता है, पहले फ़ोटो फॉर्म में याद आता है, फ़ोटो स्टिल पिक्चर्स आते हैं, फिर धीरे 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 वो एनिमेट होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मेडिटेशन बढ़ता है तो पहले जो ब्लरी होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। इसको जाति स्मरण कहते हैं। तो सबसे पहले ये मेडिटेशन हुआ। उसके बाद में गुरुदेव ने हमको जो मेडिटेशन करवाया वो करवाया इंट्यूशन और ड्रीम्स के ऊपर। तो ड्रीम्स के ऊपर और इंट्यूशन के ऊपर आज भी जैसे कुछ होने वाला होता है तो हमको पहले ही इस तरह से ड्रीम्स आ जाते। फॉर एग्जांपल, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि मेडिटेशन में हम बैठे थे और मैंने आज तक कभी भी ब्लैक गोल्ड नहीं देखा है। रेड गोल्ड, येलो गोल्ड देखा है, वाइट गोल्ड देखा है, ब्लैक गोल्ड मुझे पता भी नहीं है, आपको भी पता नहीं है। अचानक एक दिन ड्रीम में मुझे ब्लैक गोल्ड दिखता है। मुझे ये दिखता है कि ये गोल्ड है और ये श्याम वर्णी गोल्ड है, यानी डार्क कलर, सिल्वर जो ब्लैक हो चुका है वो वाला नहीं, मतलब खराब हो चुका, एकदम शाइनी वाला, पर श्याम वर्णी वो गोल्ड है ऐसे। अब वो गोल्ड का लोटस मुझे दिखा, ये गोल्ड का मुझे लोटस दिखा, और लोटस के ऊपर एक सांप दिखा। यानी कि वो सांप 2 तरह का हो सकता था, या तो वो लोटस लेने को आया है या वो लोटस की रक्षा कर रहा है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती थी। अब गुरुजी ने मुझे बोला कि ये आपको जो ड्रीम आया है आप इसके ऊपर मेडिटेशन करो। तो हमने उसके ऊपर मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करते 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 ऐसे पता चला, धीरे धीरे ऐसे मुझे पता चला कि ये लोटस और कोई नहीं है, ये मैं खुद हूँ। अब वो श्याम वर्णी है, यानी कि अभी भी मेरे अंदर गोल्ड के जैसा पोटेंशियल है, पर मैं उतना अभी मेरे अंदर वो लाइट नहीं है, वो प्रभाव नहीं है, वो प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश मुझे उसको खिलाना है। और उसके ऊपर जो नाग था वो नाग था। तो यानी कि अभी भी मेरे ऊपर किसी ना किसी की रक्षा हो रही है, इसलिए मैं बच के बैठा हूँ। तो ये जो प्रोटेक्शन मुझे मिला है, इस प्रोटेक्शन ले करके मुझे और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। पर मेडिटेशन करने से आपका जो कनेक्शन होगा, आपका जो फोकस होगा, आप हर ऑब्स्टिकल्स में से इजीली आप पार कर सकते हो। ये कनेक्शन मात्र से, ये मेडिटेशन का प्रभाव है। मुनि जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लेमैन को डेली प्रॉब्लम्स भी रोज़ रहती हैं, बिजनेसमैन्स को खासकर बहुत ज़्यादा रहती हैं, मतलब जनरली, क्योंकि उनका रूटीन बहुत ऊपर नीचे वाला होता है। मैंने ऐसे सुना है कि महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस ये मेडिटेट करते थे किसी प्रॉब्लम को लेके, तो उनको सोल्यूशन मिलता था। तो ये क्या है, कैसे मेडिटेट करते हैं प्रॉब्लम को लेके और उन्हें अपने आप सोल्यूशन मिलता है? अगर ये राज समझ में आए हमारे दर्शकों को तो उनके भी प्रॉब्लम्स पे वो मेडिटेट कर सकते हैं। आई मेडिटेट ऑन माई प्रॉब्लम्स, इसका मतलब क्या है? एब्सोल्युटली। तो जब आपको कोई समझ में नहीं आता है या आपको कोई समझ नहीं पाता है, तब आप क्या करोगे? हमारे जीवन में सबसे बड़े 2 ही प्रॉब्लम हैं। एक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और दूसरा, मुझे कोई नहीं समझता है। और इन दोनों का सॉल्यूशन एक ही है, वो है मेडिटेशन।
मेडिटेशन से आप खुद को भी समझ पाते हो, और मेडिटेशन से जब कोई नहीं समझ पाता है तो आप एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हो जो आपको समझ सकता है, और तब आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको ऑटोमेटिक मिलने लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन। मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन। ध्यान एक प्रोसेस है जिससे आप पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते जाते हो, हर चीज़ के साथ, ऑन अ टेलीस्कोपिक लेवल ऑल्सो एंड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑल्सो। यानी कि आप इतने माइक्रो होते जाते हो कि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल को भी पार करके हर चीज़ को महसूस कर सकते हो, और आप इतने एक्सपांड होते जाते हो, इतने एक्सपांड होते जाते हो कि टेलीस्कोपिक लेवल को भी पार करके आप उस चीज़ को पहचान सकते हो, उस चीज़ से जुड़ाव हो सकता है और उस चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है। एक सेंटेंस दिया गया है, आसवाते परिसवा, यानी जो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम है वही चीज़ आपके लिए प्लेजर भी है, और जो चीज़ आपके लिए प्लेजर है वही चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम भी है। यानी कि किसी के लिए एक इंसिडेंट पेन का कारण बनता है और किसी के लिए वही पेन है प्लेजर का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आत्म साक्षात्कार, श्री कृष्ण भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार का वर्णन करते हैं। आत्म साक्षात्कार कब होता है? भगवत गीता का पहला अध्याय है, इसको कहा गया है विषाद योग। सबसे पहला जो योग है विषाद योग। विषाद मतलब डिप्रेशन। डिप्रेशन ही वो चीज़ है जहाँ पे आकर के इंसान एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकता है या हेल्प, अपने जीवन को वो हेल बना देता है। तो जो पात्र होता है अर्जुन के जैसे, वो वहीं से एनलाइटनमेंट को पाता है, और जो कुपात्र होता है दुर्योधन के जैसे, वो वहाँ से हेल की, जहन्नुम की तरफ जाता है। कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास पात्रता है, और पात्रता का मतलब आपके इंटेंशंस सही हैं, अगर आपके पास पात्रता है। देखिए, मेडिटेशन जो हाथ चालाकी करते हैं, मेस्मराइज करते हैं, हिप्नोटिज्म करते हैं, ये सब भी मेडिटेशन करते हैं, पर ये तामसिक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो सात्विक काइंड ऑफ मेडिटेशन। जब वो भी काम करते हैं, ये जो काला जादू वगैरह सब है वो भी सब काम करता है। मैं बात करता हूँ वाइट मैजिक की। ब्लैक मैजिक जैसे है तो वाइट मैजिक भी है। मैं सात्विकता की बात कर रहा हूँ। ये सात्विकता में ये होता है कि आप हर चीज़ के साथ पूरी इंटेंसिटी के साथ आप जुड़ जाते हो, एंड व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ विथ ऑल दीज थिंग्स, you will be able to solve all your problems, because that point, if that point is the reason of your pain, the same point will be the reason of your enlightenment. विषाद योग ही वो है जो आपको, आपके, जिसने आपके जीवन को नरक बनाया है, और वही विषाद योग है जो आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। तो ये जो विषाद है, इसी के ऊपर फोकस करके मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ वाया मेडिटेशन। इज इट राइट? Yes. तो सोल्यूशन, मुझे विषाद, मेरा प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन देगा कैसे? हाँ, तो ऐसा है कि जो हमारा ध्यान है वो 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो ध्यान होता है वो है हॉरर, यानी हर चीज़ आपको भय उत्पन्न करती है। व्हेन यू आर फियरफुल, हर चीज़ आपको भय उत्पन्न करेगी। अरे ये करूँगा ना ऐसा हो गया तो, ये करूँगा ना ऐसा हो गया तो, ये करूँगा ऐसा हो गया तो। यानी कि रौद्र, इस ध्यान को रौद्र ध्यान कहते हैं, जिसमें व्यक्ति पूर्ण तामसिक होता है और उसको हर चीज़, किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं आता है। ये मेंटल लेवल, विषाद योग का मैं मेंटल लेवल बताता हूँ, ये डिप्रेशन आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। आप इतने फियरफुल बन जाते हो, इतने फियरफुल बन जाते हो, और यही फियर आपको भूत बनाता है। जैसे कि कोई भी जानवर है, चाहे सांप हो या चूहा हो, कोई भी हो, वो आपको मारता क्यों है पता है? क्योंकि वो आपसे डर जाता है। अगर आप उसको ये विश्वास दिला दो कि मैं तुझे कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो वो नहीं डरेगा और वो परेशान भी नहीं करेगा। यही था जिन, बुद्ध, महावीर में, कि उन्होंने सारे विश्व के सभी जीवों के साथ ऐसा जुड़ाव कर लिया था
कि सभी जीवों को उनको देख करके, उनकी ऑरा को फील करके, उनकी जैसे ही ऑरा में आते थे उनको पता चल जाता था यहाँ पे शांति है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, और वो जुड़ाव उनको फियरफुल नहीं बनाता था। तो दिस इज द फर्स्ट, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ आवर मेडिटेशन, यानी कि हमारे अंदर एक रौद्र रस उत्पन्न होता है, तामसिक रस उत्पन्न होता है, जिसमें हर दम हम फियरफुल ही रहते हैं और हर चीज़ के बारे में हमको यही लगता है, पैसे अगर मैंने कहीं पे रख दिए और आप सारा दिन यही सोचते रहोगे कहीं गए तो नहीं होंगे ना, कुछ हो तो नहीं हो गया होगा ना, कोई ले तो नहीं गया होगा ना, इस तरह से इसको कहते रौद्र दशा, विषाद योग की रौद्र दशा। ये सबसे निम्न कोटि की दशा है और आजकल ये रौद्र दशा सबकी देखी जाती है। शादी क्यों नहीं करनी है? फियरफुल। बच्चे क्यों नहीं करने हैं? फियरफुल। नौकरी क्यों नहीं जाने हैं? फियरफुल। ये रौद्र दशा है आज लोगों की। इसके थोड़ी अच्छी, रौद्र से थोड़ी अच्छी, पर है तो वो भी तामसिक, इसको कहते हैं आर्त दशा, यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है और हर चीज़ आपके लिए कचरा है। मोर देन केयरलेसनेस, कचरा, एवरीथिंग इज़ अ गार्बेज फॉर यू। मैंने आपको कोई भी चीज़ हाथ में थमा दी, आपने फेंक दिया। आपको ना माता पिता की वैल्यू है, ना वाइफ की वैल्यू है, ना बच्चों की वैल्यू है, ना फैमिली की वैल्यू है, ना गवर्नमेंट की वैल्यू है। यहाँ तक कि लोग इतने आर्त हो चुके हैं, उनको भारत देश की भी वैल्यू नहीं है। जिस मिट्टी से उनका जन्म हुआ है, जहाँ पे वो खाना खा रहे हैं, आज पूरे विश्व में जाएं, रोटी की कीमत क्या है उनको पता चलेगी। कहीं पे भी जाएं, आप लिस्ट देखोगे, मेनूज के लिस्ट होंगे कि यहाँ पे, ये जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे खाना आपका इतना होगा, यहाँ पे खाना इतना होगा, यहाँ पे खाना इतना होगा। कोई बताए भारत के जैसे आपको 1 रुपये में रोटी मिलती है, यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे हर शहर में राम रोटी चलती है, और अगर गांव में जाए तो आपको दूध भी वो पिला देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। जाए पूरे विश्व में कहीं मिलता है क्या ऐसा? कोई इतना प्यार देने वाला कहीं कोई नहीं मिलता है। नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड, आपको यहाँ पे मिलता है, और फिर भी आप भारत माता को गाली देते हो, यानी कि आप आर्त हो चुके हो। आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, आप किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तो ये मेडिटेशन, ये आर्त मेडिटेशन है, आर्त ध्यान है। इसको आर्त, यानी किस, आर्त का मतलब होता है कचरा। डस्टबिन में जो फेंका हुआ जो मल है उसको कहते हैं आर्त। तो ये आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान, आपका ज्ञान, आपका अटेंशन, आपका परसेप्शन, आपका साक्षात्कार, हर चीज़ आपकी आर्त है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है। या तो आर्त का और एक मीनिंग होता है ओवर कंजप्शन। ओवर कंजम्पशन यानी आप खाते रहते हो, आपको पता ही नहीं है कि कितना खाना है। आप देखते रहते हो, आपको पता ही नहीं है कितना देखना है, क्या करना है पता ही नहीं है। दुनिया जा रही है, हम जाते, तो इसको भी कहते हैं आर्त। तो इस तरह के आर्त प्रकार के ध्यान है। अब उस बाद आता है जो एक्चुअली आपका पॉजिटिविटी आपके अंदर जो क्रिएट करता है। अब ये फिलॉसफी आपको बहुत मदद करेगी, बहुत ही मदद करेगी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कहते हैं प्रासुक ध्यान। प्रासुक यानी प्योर, जिसमें कोई भी कुछ आर्त भी नहीं है और कोई दलदल भी नहीं है, कोई रौद्र भी नहीं है, कोई विषाद भी नहीं है। यहाँ पे क्या क्या नहीं होता है, अननेसेसरी हास्य नहीं होता है। कपिल शर्मा का शो देखते हैं, लोग हंसते हैं, इसको ADHD का, वो एक्चुअली बीमारी है। ऐसे प्रकार के कॉमेडी शोज देखना, देखते रहना और उनमें खोए रहना, मतलब वही रील बार बार सब एक ही मतलब किसी स्निपेट की आपने एक रील देख ली, अब वो रील आप 50 बार देखते हो और वो आपको खुशी देती है। वो एक्चुअली खुशी नहीं है, वो बीमारी है। अब मतलब एक लड़का आके मुझे कहता है कि गुरुदेव, जो लड़का जिम में जाता हो और भगवान को न मानता हो उसको क्या कहेंगे? मैंने बोला मुझे पता नहीं है जिम, उसको बोलते हैं जिम नास्तिक। अब आपको ये सुनकर हंसी आई, पर मुझे सुनकर कुछ नहीं हुआ। आपको सुनकर हंसी आई पर मुझे कुछ नहीं हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस? कैन यू एक्सप्लेन? बिकॉज यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। आई एम बैलेंस्ड। पर जब आपके जीवन में क्या होता है, कोई भी वियर्ड चीज़ होती है, कोई भी जो रेगुलर चीज़ से कोई वियर्ड चीज़ होती है, उसमें से कुछ नया, जैसे फॉर एग्जांपल अब चर्च गेट है तो कोई
गांव से आया है तो चर्च गेट का स्पेलिंग इंग्लिश में देख के कुछ और प्रोनाउंस करता है तो आपको हंसी आएगी कि ये देखिए ये तो ऐसा प्रोनाउंस करता है। ये एक बीमारी है। आपको तो एक्चुअली करुणा होनी चाहिए कि ये लोग इस तरह से अब यानी लड़कियों के कपड़े पहन के, मतलब कि आपका दिमाग का स्तर इतना नीचे हो गया है कि जब किसी चीज़ को आप भद्दी तरीके से प्रेजेंट करोगे तो आप खुश होगे। यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल। किसी भी चीज़ को भद्दी तरीके से आप अगर प्रेजेंट करते हो और अगर आपको खुशी मिलती है उस भद्दी चीज़ को देख करके, तो वो एक बीमारी है हमारी। दैट इज़ नॉट नॉलेज, दैट इज़ इग्नोरेंस। खुशी तो कब होनी चाहिए कि किसी ने आकर के, मेरे गुरुजी ने आकर के कुछ मुझे ऐसा बताया और तब जाके मुझे कुछ रियलाइजेशन होते। तो जब तक हमारा ये आर्त और रौद्र स्तर है तो आप चाहे कितना ही कंसंट्रेशन कर लो, कितना ही मेडिटेशन कर लो, आपको नहीं आने वाला है आगे। तो ये रियलाइजेशन के जो 10 स्टेप्स है उसमें से ये एक स्टेप है कि जब आपको रियलाइज होता है कि आप भद्दी चीज़ों में क्यों मशगूल हो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं जैसे डिग्रेड नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिम्नास्टिक्स सुना तो आपको हंसी क्यों आई। दिस इज़ फॉर योर रियलाइजेशन कि आप ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हो कि ऐसी चीज़ ही आपको खुशी देती है। तो आपको मेडिटेशन कैसे खुशी देगी जब आप ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हो? नहीं होगी। जब आप इस विश्व की सच्चाई को आप एक्सेप्ट करोगे, इसमें कुछ नहीं है, सुन करके क्या मिला। अब वही रील, वो जिम्नास्टिक वाली रील वो 50 बार देखेगा और 50 बार हंसेगा। ये क्या है? ये बीमारी है। तो जब आप रियलाइजेशन के मेडिटेशन के स्तर पे जाते हो तो ये सब तामसिकताएं निकलती। क्या क्या निकलती है? तो सबसे पहले निकलती है ये हास्य, बिन जरूरी का हास्य आपके जीवन में से निकल जाता है। खुशी आती है, बिन जरूरी का हास्य निकलता है। फिर धीरे 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 आपके अंदर ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं है, ये निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कल अनाउंस करूँ कि मैं आपको मेडिटेशन सिखाने वाला हूँ तो कितने लोग आएंगे? कम लोग आएंगे। पर मैं ये कहूँ कि जो भी जेनजी के लोग यहाँ पे आएंगे कल, सबको मैं एक आईफोन गिफ्ट करने वाला हूँ मेडिटेशन के लिए, तो कितने लोग आएंगे? लाइन लग जाएगी, एक्स्ट्रा लोग आ जाएंगे थोड़े से। पूरा इंडिया आ जाएगा iPhone के लिए तो जेनजीज में तो पूरा इंडिया आ जाएगा। अब ये अनाउंसमेंट जब हो रही है तो सब खुश हैं, ये मिलेगा 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 मिलेगा, है ना। अब मान लो इसी समय पे अब मैं बोलूँगा कि भाई इतने लोग आ गए हैं तो इतने तो आईफोन है नहीं हमारे पास, हम लकी ड्रॉ निकालेंगे, किसी 3 को ही मिलेंगे। और मान लो ये आईफोन आपकी तरफ से ही है, ओके। और आपने 3 नंबर निकाले, 3 नंबर में एक आपका लगा, एक इनका लगा, एक मितेश का लगा। तो लोग क्या बोलेंगे कि उन्होंने सोच समझ के चीटिंग हुआ है, चीटिंग। ये सब डिप्रेस चीटिंग ही हुआ है, जाएंगे, सब डिप्रेस हो जाएंगे। और एंगर निकालेंगे हम पे कि ये फ्रॉड है ये लोग। हाँ, अब जब ये हम जब लकी ड्रॉ करने वाले थे, इसके पहले सब लोग यहाँ पे आए और आने के वक्त आपने बोला बोलो भगवान की जय, तो वो जय कैसा निकलेगा? जोर से, जय श्री राम कैसा निकलेगा? बहुत जोर से निकलेगा। और फिर बाद में आईफोन किसी को नहीं लगा, अब बोलोगे जय श्री राम, कौन बोलेगा? है नहीं, सब जाएंगे, है ना। तो सबका माइंड एकदम चेंज हो चुका है। अब जब आपने ये आईफोन की अनाउंसमेंट की तो मैं तो वहीं का वहीं स्टेबल था, और जब किसी को लगा तो भी मैं स्टेबल हूँ, और किसी को नहीं लगा तो भी मैं स्टेबल हूँ। मतलब कि कुछ चीज़ अच्छी है और कुछ चीज़ बुरी है, मैं जजमेंटल नहीं हूँ। आपकी बात में ऐसी स्टेज आती है कि आप जजमेंटल नहीं होते हो, उसको मिला जा ब्लेसिंग्स, तू भी क्या याद करेगा। आपके अंदर से मैं एक और एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा। मान लो इंडिया और पाकिस्तान की मैच है, सपोज लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए और धोनी बैटिंग पे है और सबको पता ही है कि धोनी 6 मारने वाला है। बॉलर ने कहीं पे भी बॉल डाला, धोनी ने उठा के उसको फटकारा मारा, आप देख रहे हो, और वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट चला जाता है। बॉल आकाश में है, नीचे कैच करने के लिए खड़ा है और वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट चला जाता है, आपको क्या होगा? जोर से चिल्लाएंगे, गाली निकलेगी शायद। हाँ, 100% ऐसे, है ना। क्यों गाली निकलेगी? एमएससीबी वाले को अब भी बंद करना था लाइट, 2 मिनट बाद करते। गाली क्यों निकलेगी? क्योंकि हाँ, मतलब कुछ तो अटेंड करने वाले थे और तुमने बीच में रोक दिया मुझे। पर धोनी है, छक्का तो लगने, या तो वो हारेगा
या तो जीतेगा। या तो जीतेगा। आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है? रिजल्ट नहीं मालूम पड़ रहा है मुझे। तो उसमें क्या है, 2 मिनट अभी के बाद चलेगा। मेरे आंखों से देखना था, पता नहीं वो मज़ा आ रहा था, वो रोक दिया आपने, अचानक ही रोक दिया। एंग्जाइटी रोक दी, मैं कुछ देख रहा था। यानी कि आप तो फिर भी अच्छे हो, आप अंदर की बात बोल रहे हो। बाकी तो लोग क्या बोलते हैं मुझे पता है, कि हमको भारत देश से प्यार है इसलिए हमको वो चाहिए। और ये सब एक नंबर के झूठे इंसान। पूरी दुकान चाइना के आइटम से भरी हुई होती है और बोलते हैं कि हम भारत देश के पेट्रियाटिक है। खुद को खुद का पता ही नहीं। ऐसे ही मैं आइडियल वर्शिप की कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। लोगों को आइडियल वर्शिप बहुत अच्छी लगती है, गुरुओं के वर्शिप अच्छी नहीं लगती है, आइडल वर्शिप अच्छी लगती है। क्यों पता है? क्योंकि वो आइडल जो है सामने से बोलेगा नहीं कुछ। हाँ, सामने से कुछ बस आशीर्वाद देगा और स्माइल देगा। मान लो आज मैं मौन पकड़ के यहाँ पे बैठ जाऊँ ऐसे, और आप बोलो कि बाबा जी कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं, बस वो ऐसे आशीर्वाद देते हैं, आपका जीवन नहीं। अभी लोग आने लगे। ये साइकोलॉजी, कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी होता है, ये इनर, और ये सब आर्थ है, ये सब आर्थ है। जब आप इस आर्थ में से, अब मैं आपको चाहे कितना ही सात्विक बता दूं, जब तक आप इस आर्थ में हो ना, तब तक आप उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये पीसफुलनेस क्या है। पर मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन हेल्प्स यू। मेरे भी जीवन में यही सब था। आज आप जो महसूस करते हो वो स्कूल में मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसे ही कमेंट पास करता था, बद्दी जोक्स बोलता था, सब में करता था। पर धीरे धीरे जब पता चला, रियलाइजेशन हुआ कि ये करने के बाद भी माइंड को सेटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर कुछ हो नहीं, लाइफ का पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, अंदर से वो नहीं हो रहा है, कुछ मैंने पाया, कुछ मैंने अचीव किया, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, तो ये कहाँ से होगा। फिर मैंने जब मेडिटेशन शुरू किया, जब गुरुजी ने बताया, मैं उनके संपर्क में आया, और जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये चीज़ क्या है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, हास्य, फिर आसक्ति, रति अरति, जजमेंटल, ये सब निकल जाता है। फिर भय, फियरफुलनेस निकलता है, जुगुप्सा यानी वियर्डनेस, जैसे वो कोई लिजर्ड आया या कुछ आया, लड़कियां खड़े ई आ ऐसे जो चिल्लाती हैं, उसको दुगंछा कहते हैं, जुगुप्सा कहते हैं। वियर्डनेस, वियर्ड टाइप का आपका जो होता है, सब आया तो शांति रखो ना, क्या है इसमें, सांप गया, कुछ गया तो हाँ शांति रखो ना। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये सब आर्थ है, ये सब आर्थ है। लेकिन ये सब चीज़ जो है वो एकदम परफेक्ट मॉन्क के अंदर देखने मिलती है। नहीं, मॉन्क नहीं है, नॉर्मल लोगों में ये देखने मिलती है। नहीं, करेक्ट है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सब अगर निकल जाए तो आदमी फिर एक परफेक्ट मॉन्क बन जाता है। तो फिर हर एक आदमी जो है वो नहीं बनता है। मैं यही आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आप कर्मयोगी बन जाते हो, मॉन्क नहीं बन जाता है, मॉन्क मोड पे आ जाता है। नेसेसिटी इन लाइफ इज नॉट मॉन्कहुड जस्ट, you be anything anywhere, but to achieve something you need to go to monk mode. हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को उस मोड में मान सकते हैं क्या? 100%। हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी बात आने ही वाला था, उसी बात पे मैं आने ही वाला था। पहले इस बात को ख़त्म कर दूँ, बाद में उस बात पे आते हैं। तो बाद में आपके जीवन में से ये जुगुप्सा और ये सब जो बिहेवियर है, वियर्ड बिहेवियर, ये निकलता है। फिर निकलता है विजातीय के प्रति आकर्षण, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। अब ये सब जब निकल जाता है, या कम हो जाता है, या शांत हो जाता है, या बैलेंस, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही दिन में निकलेगा, पर निकलने की शुरुआत हो जाती है। ये जैसे जैसे निकलने की शुरुआत होगी, आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होगा। आपको नेचर आपके साथ बात कर रहा है ऐसे आपको लगेगा। आपको पत्थर बात करते हुए दिखाई देंगे, आपको झाड़ आपको कुछ बीमारी हुई है और मान लीजिए कोई वैद्य है, वो वहाँ से निकल रहा है, उसको पता नहीं था कि इस बीमारी का क्या इलाज है, और नेचर आपको सामने से कुछ ऐसा इंट्यूशन देगा कि ये पौधा उसका इलाज है, उसका रस निकालेगा, उसको पिलाएगा, निकल जाएगा। वैद्य को वैद्य के रस मिलते हैं, एडुकेटर को एडुकेशन का रस मिलता है। जो जिस फील्ड में जो ये मॉन्क मोड आता है, वो उसकी लाइफ में उस स्टेज की पूरी साधना कर लेता है। ये मेडिटेशन, ये ध्यान आपको उससे कनेक्शन करवाता है। जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमको प्रीवियसली पता नहीं भी होते हैं, वो भी हमें ऑन द स्पॉट पता चल जाते हैं। 100%।
कभी शुरू में 15 मिनट के बाद पता चलेंगे, 24 घंटे के बाद पता चलेगा, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते स्पॉट पे पता चल जाता है। और ऐसे मोड में आने के बाद किसी व्यक्ति विशेष को बार बार वो मेडिटेशन करने का टाइम रखना पड़ता है कि फिर वो हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में ही है? हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में ही रहता है। उसको ही धर्म ध्यान कहते हैं, प्रासुक ध्यान कहते हैं, प्योरिटी होती है। अब ये कैसे आती है मैं आपको ये बताता हूँ, ये बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और मॉडर्न टर्म्स में तो जैसे कि आपके इनर सेल्फ को आप 3 लेवल में डिवाइड करिए, ठीक है। फर्स्ट लेवल को नॉर्मली हम नाम देते हैं मेंटल मोड। सेकंड आप उसको कॉर्डियल मोड, मतलब माइंड, हार्ट एंड सोल, कॉन्शियस मोड। मेंटल मोड, कॉर्डियल मोड एंड कॉन्शियस मोड, 3 मोड पे हम रखते हैं। पहले माइंड। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, सबसे पहले चीज़ होगी आपका माइंड शांत होगा, यानी कि माइंड के 2 मेजर एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहला है एनालाइज और दूसरा है कैलकुलेशन। एनालाइज, जितने जितने आप माइंड को ऑप्शंस दोगे, जितने जितने ऑप्शंस दोगे, माइंड को मजा आएगा कंपैरिजन करने में। माइंड को बहुत मज़ा आएगा, ये है, ये है, ये है, ये है। एक अभी लड़का था, अभी एग्ज़ाम चल रहा था, मैंने उसको पूछा कि एग्ज़ाम में कैसे, गुरुजी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैंने बोला क्यों? मेरा मोबाइल बिगड़ गया था। तो मोबाइल बिगड़ने में और इसमें नहीं, मेरा सब पूरा जो इकट्ठा किया हुआ था वो सब मोबाइल में ही था, अब वो बिगड़ गया इसलिए मेरे मार्क्स कम आएंगे ऐसे। तो मैंने बोला तो नया ले लेना चाहिए था, मोबाइल बिगड़ गया तो नया उसमें से पढ़ लेना चाहिए था, लिंक सारी मंगवा लेनी थी उसमें, तो कि गुरुजी उसी में तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। मैंने बोला क्या? तो कि पूरी रात में ये देखता रहा कि मैं आईक्यू लूँ, वन प्लस लूँ, मैं ये लूँ, मैं वो लूँ, और सबके मैं फीचर्स देख रहा था, एफई का वर्जन कौन सा है, सैमसंग का इसका वर्जन क्या है, इसमें क्या है। गुरुदेव पूरी रात निकल गई, पासिंग मार्क्स आ गए तो अच्छा। माइंड का काम है कैलकुलेशंस करना, कंपैरिजंस करना, एनालिसिस करना। मेडिटेशन से बिन जरूरी कैलकुलेशन और एनालाइजेशन सब खत्म, आउट। आपने एकता कपूर की अभी सीरियल देखी, 10 मिनट के बाद अरे इसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं इसको ऐसा करना चाहिए था। मेडिटेशन करोगे, आउट, ये नहीं रहेगा। ये अर्थ है, अर्थ अननेसेसरी, ये अर्थ है, अर्थ मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू बी जजमेंटल, उसने ऐसे किया, ब्लेसिंग्स है उसको, अच्छा किया, नो जजमेंट। आज लोग जजमेंट में अपना दिमाग खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहला आपको फायदा क्या होगा, मेंटल स्तर पे आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, योर मेमोरी विल बिकम मोर शार्प, दिस इज योर फर्स्ट अचीवमेंट। सेकंड अचीवमेंट, कॉर्डियल लेवल पे इमोशंस। जैसे हम बोलते हैं कि प्यार क्या होता है, अंधा होता है। हमारा दिल है ना, हम ये भी बोलते हैं विश्वास, कैसा विश्वास, अंधा विश्वास, ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ट्रस्ट इज ब्लाइंड, ये ब्लाइंड होता है। तो हमारा हार्ट है ना, उसके पास विजन नहीं है, हार्ट के पास विजन नहीं है। मेडिटेशन करने से आप ट्रस्ट रखोगे पर धोखा नहीं खाओगे। लोगों को पूछोगे धोखा क्यों खाया, तो कि प्यार में धोखा खाया। मेडिटेशन करने से अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो भी आप धोखा नहीं खाओगे। मुझे लाख लोग चाहे मुझे बोल दे कि गुरुजी ये करने से ये होता है, ऐसा है, हम आपके भक्त हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसे, मुझे कुछ नहीं फील होता है। मैं प्यार देता हूँ पर मुझे कुछ चाहिए नहीं उनके पास से। क्यों? बिकॉज आई एम इन मेडिटेशन। मेरा हार्ट, मेरे इमोशंस, मेरा ट्रस्ट एकदम ही स्टेबल है। तो आप कॉर्डियल लेवल पे अब बहुत ही स्टेबल हो जाते हो। अब आता है कॉन्शियस लेवल पे। कॉन्शियस लेवल का मतलब होता है प्योरिटी। मेरा एक बार बीएसएफ बंगाल कोलकाता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मेरा एक बार इंटरेक्शन हुआ था। तो वहाँ के बहुत सारे ऐसे जवान, नौजवान हैं जो बॉर्डर पे साल भर तक रहते हैं, ना घर से कोई चिट्ठी आती है, ना मोबाइल होता है, वहाँ पे कोई टावर नहीं होता है, ना टीवी होता है, कुछ नहीं, अकेले उधर बैठना है, क्या करना है उनको। बहुत सारे वहाँ पे ऐसे देखे गए हैं आजकल, पहले तो नहीं देखे गए थे, आजकल बहुत मेंटल केस आते हैं नौजवानों में से। फिजिकली दे आर फिट, फिजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं सब पार कर लेते हैं, वहाँ सिक्योरिटी फोर्स तक पहुँच जाते हैं, उनकी फिजिकल टेस्ट भी बहुत ही कठिन होती हैं, सब पार कर जाते हैं, पर मेंटल लेवल पे हार जाते हैं। तब बात आती है प्योरिटी की। तब वो
कॉन्शियस लेवल को स्टेबल नहीं कर पाते, भारत देश को गाली देते, कुछ ना कुछ उनके मन में, मतलब पागल हो जाते, घर पे आ जाते, छोड़ देते हैं। ऐसे आजकल ऐसा सब हो रहा है कुछ कुछ लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ नहीं। बाकी तो सब अपने भारत के तो सब जवान टॉप लेवल के हैं, हम इनकी तुलना तो विश्व में किसी के साथ भी नहीं कर सकते। पर कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए वो मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। तब आता है कॉन्शियस लेवल। जब आप कॉन्शियस लेवल पे जाते हो तब आपके अंदर प्योरिटी आती है। अब वो प्योरिटी को कैसे कैसे आप डिफाइन करोगे? जैसे आपने कोई गलती की, तो अगर आप मेंटल लेवल पे हो तो आप क्या बोलोगे पता है? मैंने किया तो उसने भी किया ना, ये मेंटल लेवल है। अब कॉर्डियल लेवल है, वो आप गिनती नहीं करवाओगे किसने क्या किया किसने क्या किया। आप कॉर्डियल लेवल पे, मेंटल से शिफ्ट होके आप कॉर्डियल लेवल पे आते हो, हार्ट के लेवल पे आते हो। तो आप क्या कहोगे? अब मेडिटेशन अगर करते हो और मेंटल से आपने हार्ट पे, इमोशंस पे शिफ्ट किया है, तो अब आपको आएगा, हाँ ठीक है मैंने किया है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे ज़्यादा सज़ा मत देना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे सज़ा मत देना। ये होता है कॉर्डियल लेवल, प्यार से बात करता है। अब है कॉन्शियस लेवल, खुद सोचता है कि इस जगह पे अगर ये होता तो मैंने उसको 3 दिन की सज़ा दी होती, मैं वो सज़ा लूँगा। दैट इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ प्योरिटी। मुझे अगर यही चीज़ दूसरे किसी और ने की होती तो उसके साथ जो मैं व्यवहार करता, वही व्यवहार मैं खुद के साथ करूँगा। ये सोल की प्योरिटी है। तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हो, और ये जब आप प्योरिटी पे शिफ्ट होते हो, यू वोंट बिलीव मी, आपके लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे, आप ये कर पाओगे। तो मेडिटेशन से आपकी जो मेंटल एनर्जीज़ हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। कॉर्डियल एनर्जीज़, इमोशंस, प्यार, ट्रस्ट, ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा, किस पे करना है किस पे नहीं करना है। आपको क्लैरिटी मिलेगी। और बाद में कॉन्शियसनेस, इनर प्योरिटी। आपकी इनर प्योरिटी इतनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी कि कोई गलत काम आप कर ही नहीं सकते हो। ये मेडिटेटिव पोजीशन है। आज हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमारे लिए वो नेगेटिव नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से एक 2000 रुपीज़ का एक स्टैम्प और एक लेटर आता है। गवर्नमेंट की तरफ से 2000 रुपीज़ का स्टैम्प है, और वो आप एनकैश कर सकते। वो स्टैम्प ऐसा है कि आप अगर वो स्टैम्प किसी को देते हो तो एनकैश हो जाता है। अब वो लेटर आपको गवर्नमेंट की तरफ से आया, 2000 रुपीज़ का स्टैम्प है। पोस्टमैन ने उसके ऊपर स्टैम्प लगाते वक्त उसमें इंक नहीं डाली थी, और वो इंक निकल गई, इंक है नहीं, स्टैम्प ऐसा का ऐसा है। तो आप उसको एनकैश करवा सकते हो। आप करवाओगे कि नहीं करवाओगे? करवाएंगे। वो चीटिंग है कि नहीं है? है। तो मतलब चीटिंग होते हुए भी आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिटेशन से ये होता है कि आप खुद की गलती है, किसी से एक पैसा भी ज़्यादा, एक चीज़ भी ज़्यादा आप किसी से लेते नहीं हो, किसी के देते नहीं हो। आप एक ऐसे मोड में आ जाते हो जहाँ पे आपसे कोई गलत काम होगा ही नहीं, आप करोगे ही नहीं, जो हाईएस्ट लेवल है, टॉप लेवल पे। और जब आप इतने प्योर हो जाओगे तब आपका वो कॉग्निटिव मोड, इनर कॉन्शियसनेस, इनर फीलिंग्स, वो नॉलेज, वो आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो महावीर, बौद्ध, वो एक ऐसे स्टेज पे आ गए थे जहाँ पे उनके सभी इमोशंस उनके कंट्रोल में थे, उनके सभी थॉट्स उनके कंट्रोल में थे, उनकी प्योरिटी उनके कंट्रोल में थी। अब चाहे उसको कुछ भी कर लो, आप रुला नहीं पाओगे, उसको हंसा नहीं पाओगे। उनका हर जीव के साथ जुड़ाव था, हर जीव के साथ उनकी संवेदना थी, और वो इंटरनल पीस, इतने इंटरनल पीस में डूब चुके थे कि उसको कोई भी फिजिकल चीज़ ना अट्रैक्ट कर पाती है। जैसे आपको आईफोन अट्रैक्ट करता है पर मुझे नहीं करता है, आपको ये जोक हंसा सकता है पर मुझे नहीं हंसा सकता है। अगर गुस्सा करवाना है तो आप तुरंत ही बोलोगे इसको गुस्सा कराओ क्या, तो आपके पास वो बटन भी होगा गुस्सा करवाने का, पर आपके पास मेरा बटन नहीं होगा गुस्सा करवाने का। मेडिटेशन इज टेकिंग द होल कंट्रोल ऑफ योर ऑल एनर्जीज, ऑल ऑफ योर एनर्जीज। तो अगर आपको वो एनर्जी रियलाइज नहीं होती है
किसी को भी, जो हमारे दर्शक भी हैं, तो यानी या तो वो रौद्र मोड में है या तो आर्त मोड में है, दोनों में से एक मोड में है जहाँ पे वो खुद की एनर्जीज को जान नहीं पा रहे हैं। और अगर वहाँ से वो निकल रहे हैं तो धीरे धीरे अब उनको पता चल रहा है कि मेरे अंदर ही एनर्जीज हैं और मैं उस एनर्जी को और भी फ्लरिश करना चाहता हूँ और भी अचीव करना चाहता हूँ। जब ये आपको अट्रैक्शन होगा कि मेरी इनर एनर्जीज ही एक्चुअल में सब पे इम्पैक्ट लाती हैं, मेरी इनर एनर्जीज ही सब पे इम्पैक्ट ला रही हैं, तो 100% धीरे धीरे उस इनर एनर्जीज की तरफ आकर्षण होगा और उनको पाने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। और जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे हर चीज़ के साथ जुड़ाव होता जाएगा और जिसके जिसके साथ जुड़ाव होता जाएगा वो आपको इनर कॉन्शियस लेवल को बढ़ाते जाएगा। जैसे कि एक हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, ड्रग्स के ऊपर फिल्म थी। ये ड्रग्स ऐसी चीज़ से बनती है, जब माँ गर्भवती होती है तभी एक स्पेसिफिक प्रकार के हार्मोन्स बाहर सेक्रेट होते हैं गर्भ में, वूम में, और उस वूम में जो वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, जो केमिकल रिलीज होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके ड्रग्स बनाया जाता है। हाँ, और उस ड्रग को लेने के बाद धीरे 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 उसका फोकस इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि लास्ट में ऐसा हुआ कि वो इस सारे विश्व में समा गया। पूरा का पूरा उसका जो कॉन्शियसनेस था सारे के सारे विश्व में समा गया। यही मेडिटेशन है। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी फर्क नहीं रहा तब? कुछ भी नहीं। मतलब नॉन लिविंग के भी कॉन्शियसनेस, मतलब हर मैटर, भले लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो सब हर मैटर के साथ आप जुड़ जाते हैं। हर मैटर के साथ, और वो इतना एबंडेंस होता है, इतनी उसकी एक्सटेसी होती है। धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगता है, जब आप समझने लगते हो, जब आप पहचानने लगते हो, जब आपको पता चलता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके वाइफ हैं, उन्होंने कुछ आपको मोबाइल पे बुरा मैसेज भेज दिया, उनको गुस्सा आया, भेज दिया। अब आप सारा दिन आप तो दुखी ही रहोगे और आपको डर लगेगा। अब घर पे आके बोलोगे, धीरे धीरे आओगे, कुछ फल फ्रूट लेके जाओगे, कुछ लेके जाओगे, है ना। और वहाँ पे तो उसने लिख के भूल भी गई कि उसने क्या लिखा था। वो तो एकदम खुश में, तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो खुश में और मैं बिना वजह से पूरा दिन इसमें डूबा रहा। अब उस समय पे आपको मेडिटेशन काम आएगा। वो जो आपका दिमाग हिल गया, अब आपको यहाँ पे आज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि ऑफिस में पहुंचने के बाद मम्मी से कॉल आई, इससे कॉल आया, यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा, वहाँ पे फोकस नहीं हो रहा, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। और इस मोड में आपको पता चल जाता है कि इसके साथ मुझे कैसे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो बनिए रहते हैं नॉर्मली, उनको भी ये पता चलता है। मान लीजिए आप मेरे क्लाइंट हो और ये आपका दुश्मन है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे खुश करना है तो मैं आपको तुरंत ही ये बात चला दूंगा, अरे ये आदमी तो इंसान बहुत बेकार है, कितना मुझे परेशान कर रहा है, आप जो बोल रहे थे एकदम सही बात है। अब आपको इतनी खुशी होगी तो आप तुरंत मुझसे 500 का आइटम लेने वाले थे, आप मुझसे 5000 का लेके जाओगे, है ना। ऐसा होता है। ये कॉग्निशन मोड ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि आप हर एक व्यक्ति को, कौन कहाँ पे है, कैसा है, कितना उसका नीचे है, कितना ऊपर है, हर चीज़ आपको पता चल जाती है। तो ये मेडिटेटिव जो मोड है वो टॉप लेवल का मेडिटेशन मोड है। ये ना सब काफ़ी टेक्निकल साउंड कर रहा है, काफ़ी परफेक्ट साउंड कर रहा है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन साउंड कर रहा है। कुछ लोगों को शायद जो आम जिंदगी है उसी में मज़ा आता है, उनकी प्रॉब्लम वो नहीं सॉल्व कर पाते, शायद उसी में मज़ा आता है। तो क्या मेडिटेशन सबके लिए है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक है ना, आदमी को सोरियासिस हुआ, पैर में सोरियासिस हुआ, सारा दिन खुजाता था, खुजाते यहाँ से मतलब टो से लेकर नी तक पूरा दिन खुजाते रहता था, सब ब्लड निकालता था, स्किन निकालता था, फ्लैश निकालता था, इतना बुरा हो गया उसका हाल। अब उसको किसी ने बताया कि इस डॉक्टर के पास जाने से तेरा सब सॉल्यूशन हो जाएगा। उसने बोला ठीक है, मैं जाता हूँ इस डॉक्टर के पास। गया, डॉक्टर ने बोला 50,000 की मेडिसिन है, ये इसके ऊपर लगाना है और खाना है 1 महीने तक। उसने बराबर वो फॉलो किया 1 महीने तक, 50% उसका सब प्रॉब्लम निकल गया। अब दूसरी बार गया, उसने बोला अब 2 लाख की मेडिसिन आएगी, वो भी 1 महीना खाना है, 1 महीना लगाना है, ये सब है, ये 25% पे आ गया।
आ जाएगा। उसने किया 25% पे। वो सोच ही नहीं सकता है कि इतना सारा सोरियासिस, सब फ्लैश वापस आ गया, सब घाव भर गए, एवरीथिंग गॉट हील्ड, सब अच्छा हो गया, अब सिर्फ काली काली स्किन बाकी है, अब तो 25% ही बाकी है, अब ये भी निकल जाएगा। वापस तीसरे महीने आया, उसने बोला अब 8 लाख की मेडिसिन ये फाइनल है इसको निकालने के लिए। उसने दिया 8 लाख रुपए और साथ में मेडिसिन खाने की भी लेके आया। अब 1 महीने के बाद आया, यानी आज पूरा क्लीन हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। 25 में से 50% पे आ गया था। डॉक्टर सिर खुजाने लगा, 8 लाख रुपया भर के भी ये नहीं हुआ, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, क्या हुआ वो सोचते रहा। उसने पूछा क्या किया आपने, ऐसा क्या किया? तो कि कुछ नहीं डॉक्टर, वो क्या हो गया, दो तीन महीने से खुजली कम आ रही थी, टाइम पास नहीं हो रहा था। यानी किसी किसी को खुजली करने की आदत ही होती है। अब ऐसे लोगों को, इसको हम अज्ञानी कहते हैं, इग्नोरेंट कहते हैं। अब जिसको इसी दलदल में फंसे रहना है, तो मैं तो कहूँगा आप जहाँ पे हो अच्छे हो। ये बात किसके लिए है? पात्र के लिए। दुर्योधन के लिए बात नहीं है, ये बात अर्जुन के लिए है। जिसको जीवन में कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, आपको नहीं पाना है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगे, आपको फेल ही होना है एग्जाम में, आपको सिर्फ महीने में जो 12,000 की तनख्वाह, बहुत सारे लड़के आजकल के जेनजी के मैंने देखे, वो बोलते हैं कुछ नहीं, यहीं के मुंबई के, कुछ नहीं गुरुजी, बस रोज का 200 रुपया मिल जाए, 100 रुपये का वड़ा पाव, 100 रुपये का थम्सअप और फुटपाथ पे सो जाएंगे। अब उसकी दिमाग ही ऐसी है, तो अब उसको हम धीरूभाई अंबानी के सपने दिखा के भी क्या करेंगे? उसको हम आगे बढ़ने की बात भी क्या करेंगे? उसको है ही नहीं अंदर से। तो जो लोग ऐसे हैं तो उनके लिए तो मेडिटेशन है नहीं, और हमारा पॉडकास्ट भी कौन सुनेंगे? एग्जैक्टली। जिसको चाहिए वो वही तो सुन रहे हैं, तो उनके लिए ही बात है। तो अब मैं आपको उसका मेडिटेशन, अगर कोई सवाल नहीं है तो उसका मेडिटेशन का मुझे प्रोसेस। एक ही चीज़ मेरे मन में रह गई जो आप बताने वाले थे। आपने जो बताया कि एक लेवल ऐसे आ जाता है जब हम दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं और कोई फीलिंग्स नहीं आती। हम तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे, आपने बोला मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर उस स्टेट में प्राइम मिनिस्टर आ गए तो फिर वो अभी जो पुलवामा अटैक हुआ है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ कर दिया तो फिर कैसे होगा? क्योंकि दुश्मन तो वो समझ नहीं पा रहा है हमारा एलिवेटेड स्टेट या हमारा करुणा का भाव या जो भी है, तो उस वक्त तो उन्हें उससे निकल के कुछ सज़ा देनी पड़ेगी या समझना पड़ेगा। जब देश की बात आती है तो पॉलिसीज लागू पड़ती है। ये नरेंद्र मोदी जी नहीं कह रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का खुद का ये स्टेटमेंट या डिसीजन नहीं है, ये राजनीति है। अगर कोई देश अटैक करे तो हमें अटैक करना चाहिए, ये राजनीति है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जैन धर्म के जितने भी पहले क्षत्रिय श्रावक रहे, क्षत्रिय लेमैन रहे, उन सभी ने ये नियम लिया था कि हम सामने से अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने अटैक कर दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे ऐसे शार्प शूटर्स, जैसे स्नाइपर्स जिसे कहा जाता है, तो जैसे भगवान महावीर स्वामी के भक्त थे बिंबिसार, कौणिक, अजातशत्रु के जो मामा थे वो उस समय के बेस्ट स्नाइपर थे। यानी कि आप 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आप दूर खड़े हो, यानी कि आप समझो महाराष्ट्र में बॉम्बे में हो और 200 किलोमीटर पुणे में आपको किसी पे शूट करना है, तो कौन से पहाड़ पे जाकर के हम किस मोड में कितनी हवा चल रही होगी, और 200 किलोमीटर पे भी अगर मुझे ये तीर छोड़ना है उसी को निशाने पे जाके लगेगा, उसका कैलकुलेशन इतना ज़्यादा था अजातशत्रु के मामा का। तो हमने इसको भी मना नहीं किया है, ये राजनीति है। पर जब माफ़ करने की बात आती है, जब साधना की बात आती है, तब हम माफ़ करने में भी पीछे नहीं रहते। उसी चेड़ा महाराजा ने जब उसके साथ गलत हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया, संसार सब त्याग करके वो चले गए, चलो आपको दे दिया, जब अब मेरा टाइम हो गया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मैं आपको दे देता हूँ। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी जब सेल्फ मोड में है तो वो मॉन्क मोड में है। जैसे एक कांग्रेस के जो ऑफिसर थे, जो नरेंद्र मोदी जी के समय में भी कंटिन्यू हुए 2014 के बाद, उन्होंने उसको निकाला नहीं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मोदी जी अपना मौसम्बी का ग्लास जूस भी मंगाते हैं तो खुद के पैसे से मंगाते, पार्लियामेंट में बैठे तो भी यहाँ के ट्रेजर में से 1 रुपया भी नहीं जाता है। तो वो आश्चर्य होकर उन्होंने पूछा कि ये रोज़ होता है, ऐसे कैसे आप कर लेते हो? मोदी जी से पूछा आप ऐसे कैसे कर लेते हो? तब मोदी जी ने एक ही जवाब दिया, सम पीपल वांट मोर, सम पीपल वांट मोर।
Some people want little more and I want no more. ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं इसको. मैसर्स लॉ ऑफ हायरार्की है. शुरुआत में हमें ये इच्छा होती है कि बस मेरा रोटी कपड़ा मकान हो जाए तो ठीक है. धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो, आपको पता है रोटी कपड़ा मकान मिल गया लेकिन मेरी जॉब परमानेंट हो जाए तो बस ये चलता रहे. हमें भी लोग आशीर्वाद मांगने आते हैं. क्या आशीर्वाद मांगते हैं? ये आशीर्वाद मांगते, गुरुजी बस ये सब सलामत रहे, हमेशा सलामत रहे. मैं बोला ये फर्स्ट पॉइंट पे ही तू मेरा फॉलोवर कहने के लायक नहीं है, तू नालायक है. बोलते नहीं है. मैं रोज बोलता हूँ कि ये संसार अस्थिर है, एवरीथिंग इज चेंजेबल, और तुम ये बोल रहे हो कि ऐसा आशीर्वाद दो कि सब, मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ कि ये सब स्टेबल रहेगा, कल को जाके चेंज हो जाएगा. चेंज हम यही तो सिखा रहे हैं आपको. मेडिटेशन किस लिए सिखा रहे हैं? सब चेंज हो जाएगा, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, है ना. थर्ड स्टेज पे जब सिक्योरिटी हो जाती है तो आदमी को, इंसान को ऐसे लगता है अब मुझे लग्जरी चाहिए. जब लग्जरी भी उसकी सेटल हो जाती है, सब अच्छा, अब उसको अंदर से इच्छा जागती है पावर की. अब लग्जरी तो, अब तो सोसाइटी में मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो ही मेरा ये स्टेटस दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा. वो स्टेटस का आता है, फिर पावर का आता है. और जब ये सब निकल जाता है माइंड में से, सब निकल जाता है, आई वॉन्ट नो मोर, तब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है. ये होता है मेडिटेशन से. आई वॉन्ट नो मोर. आप मुझे पूछो क्या चाहिए, आप मुझे पूछो गुरुजी आपको क्या चाहिए. जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी और मेरे फ्रेंड्स थे, हम इधर होटल है मलाड में, एनएल के सामने होटल है, सपना होटल करके होटल है, तो सब फ्रेंड्स वहाँ पे जाते थे, मैं भी उनके साथ बैठता था. तो वो बोलते तुझे क्या चाहिए, तो मैं बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए. वो सब कहते कि ये असली फ्रेंड है. व्हेन यू वांट नो मोर, आप सबको प्यारे लगते हो. आप भगवान के पास भी जाते हो और भगवान को मांगते हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. भगवान आंख बंद कर लेते, जाने बाबा हमें क्या कर रहे हैं. और जब आप भगवान के पास जाते हो, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मिले बस है मुझे, वो सब कुछ आपको दे देते. तो मेडिटेशन एक ऐसा आपके जीवन का एनर्जी को एबंडेंट पे लाने वाला, एक्सटेसी पे लाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप लाइफ, ह्यूमन लाइफ के तो एक्सट्रीम एक्सपीरियंस करते ही हो, सुपर ह्यूमन तो बन ही जाते हो, पर आप एक सुपर सोल बन जाते हो. आप सोल तक पहुंच जाते हो कि वो आपको एक्सपीरियंस होता है. अब यहाँ तक पहुँचने की अगर आपकी इच्छा है, आपको अचीवमेंट्स करना है, आपकी लाइफ में चेंजेस लाना है, आप ये चाहते हो कि मेरे सामने आने वाला दुश्मन भी शांत हो जाए, मुझ पर जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि वो मुझे चींटी जैसी दिखने लगे और मेरा कद उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा हो जाए, और ऐसे मेंटल स्टेट को अगर आप पाना चाहते हो तो 3 स्टेप्स हैं: कॉन्सेंट्रेशन, रियलाइजेशन और मेडिटेशन. अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत सारे स्टेप्स इस दुनिया में दिखाए जाते हैं. सबसे पहले एक समझ लो, मेडिटेशन के लिए अगर आपको कोई शांत जगह चाहिए, मतलब कि आप अंदर से दुखी हो और वो मेडिटेशन होने वाला नहीं है. मेडिटेशन के लिए कोई शांत जगह की आवश्यकता नहीं है. आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हो. और वो कैसे करोगे? प्रैक्टिस करनी चाहिए. प्रैक्टिस करने से चाहे कितना ही शोर हो, कुछ भी हो, आप उसको 100% ओवरकम कर पाओगे. आप 100% उसको अपने कंट्रोल में कर पाओगे. चाहे जितना ही पेन है, चाहे जैसी ही सिचुएशन है, आप नहीं हिलोगे. यू विल बी बैलेंस्ड. तो ऐसी एक प्रैक्टिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट. तो ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन सारा का सारा फोकस्ड है हमारा अटेंशन पे. इतना समझ लो. कहाँ पे फोकस्ड है? अटेंशन पे. जो सॉस वगैरह सब बनाते हैं, अच्छी अच्छी चटपटी चीज़ें बनाते हैं, चटनी वगैरह बनाते हैं, उनको किस पे अटेंशन है? तो कि उनके खाने वाले क्लाइंट पे अटेंशन है ना. तो हर कस्टमर के अटेंशन खींचना चाहता है हर कोई मैन्युफैक्चरर, हर कोई प्रोडक्ट सर्विस जिसके पास है, वो अपने ऑडियंस को उसका अटेंशन कैप्चर करना चाहता है. यानी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अटेंशन खींचना. आपका अटेंशन. इस अटेंशन को जैन स्क्रिप्चर्स में एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं उपयोग. अटेंशन का मतलब उपयोग. उपयोग
मीनिंग जैसे हम यूजफुल ऐसा नहीं, उसको नाम दिया गया। जैसे आपका नाम प्रवीण, आप चाहे प्रवीण हो ना हो वो बात अलग है, हो ही, पर फिर भी आपको नाम दिया गया प्रवीण, है ना। मेरा नाम दिया गया आदर्श, अब मैं हूँ नहीं हूँ वो मुझ पे है, पर मेरा नाम दिया गया ऐसे, उस अटेंशन का नाम है उपयोग। अब इस उपयोग को, मतलब कि आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि ये उपयोग पहले कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, फिर ये उपयोग रियलाइजेशन में जाएगा, और फिर ये उपयोग मेडिटेशन में जाएगा। ये उपयोग पहले आपको एकाग्रता में लेके जाएगा, फिर आपको साक्षात्कार में लेके जाएगा, और यही उपयोग आपको ध्यान में लेके जाएगा, पवित्रता के ध्यान में, जहाँ पे कुछ आर्त नहीं, कुछ रौद्र नहीं है, सब डिवाइन है, सब हेवनली है, और सब कुछ एक छोटी सी चीज़ भी आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और जब आपको वैल्यूएबल लगती है, वो इतने फ्रूट्स भी आपको इतने ज़बरदस्त दे देती है। तो वो स्टेज में आने के लिए एक छोटा सा इनिशिएशन है। तो ये कुछ नहीं करना है ज़्यादा आपको। आप चाहे ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, कैसे भी बैठे हो, कुछ नहीं करना है। आपको आँखों को बंद करना है। आँखें बंद करके नोज़ का जो टिप है उसके ऊपर फोकस करना है, बस इतना ही करना है। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा प्रभाव दिखाता हूँ। आप जब आँख बंद करोगे और नोज टिप पे फोकस करोगे, नीचे आपको आई बॉल्स जो है वो नीचे आ जाएंगी। बंद करके भी हम फोकस कर सकते हैं। तो आई बॉल्स आपकी नीचे आ जाएंगी। जब आपकी आई बॉल्स नीचे आ जाएंगी, उसके बाद में आप आईलिड खोलने की कोशिश करिएगा, नहीं खुलेंगी। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आंखें बंद करिए और अपने नोज़ पे फोकस करिए, नोज टिप पे। अब आप अपनी आईलिड इसको खोलने की कोशिश कीजिए, नहीं खुलेंगे। अब आप आई बॉल्स को 90 डिग्री पे लेके आइए और फिर आप खोलने की कोशिश करिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी, है ना। आप नीचे लेके जाइए, आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। अब 2 मिनट के लिए जब आप ये नीचे लेके जाएंगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके कान भी बंद हो चुके हैं, आपकी पाँचों पाँच जो सेंसेशंस हैं वो आपके बंद हो चुके हैं। धीरे धीरे आप जब ये प्रैक्टिस करोगे, तुरंत ही आपको पता चलेगा, आप बहुत ही कूल और काम मोड में चले जाओगे। इसको कहते हैं जिन मुद्रा। आप जितने भी जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमाएं देखोगे साउथ इंडिया में वगैरह में कहीं पे भी, तो आपको पता चलेगा कि आंखें आधी बंद होती हैं, हाफ क्लोज्ड प्रतिमाएं देखिए आपने। मतलब कि आपको ऊपर नहीं देखना है, कहाँ देखना है, नीचे। अब हम इस ऐसे स्टेज में नहीं है कि हम अपनी हाफ आंखों को खुली रखकर हम ज़्यादा देर मेडिटेशन कर सकें, ऐसी स्टेज नहीं है। पर फिर भी एज ए लेमैन हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और नीचे ये कर सकते हैं। अब एकदम सिंपल सी बात है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन सारा दिन करते हो, कान से कम्युनिकेशन करते हो, आँख से कम्युनिकेशन, नाक से कम्युनिकेशन, जी ये कम्युनिकेशन का ज़रिया है। जब आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन तोड़ दोगे तो ही आप अंदर जा पाओगे, तो ही आप अंदर जा पाओगे। और ये कब होगा, ये सिर्फ इस छोटी सी एक्सरसाइज से। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको कंसंट्रेशन, रियलाइजेशन और मेडिटेशन के लास्ट स्टेज तक ला सकती है। आप कहीं पे भी हो, वेन एवर यू आर, वेर एवर यू आर, आपको आंसर चाहिए, आपको आंसर चाहिए। आंख बंद कीजिए, यहाँ पे फोकस कर दीजिए और बस कुछ भी नहीं सोचना है। जो है होने दो, होता है वो होने दो, होता है वो होने दो। आप जैसे ही ये प्रैक्टिस करोगे, धीरे 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 आपकी इतनी स्टेबिलिटी आएगी, आपके अंदर की जो एनर्जीज़ हैं वो आपको खुद को फील होने लगेगी। धीरे धीरे आपके खुद के हार्ट बीट्स आपको सुनाई देंगे। धीरे 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 पूरी बॉडी आपको महसूस होगी और धीरे 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 आप ऐसे एक मोड में चले जाओगे कि जिस मोड में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और जब ये पॉइंट आ जाए कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप समझ लेना अब आपका ध्यान लगने वाला है। बस अब आपका ध्यान लगने वाला है, चाहे कोई भी चिल्लाए, चाहे कुछ भी करे। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे फोकस कर लिया, ठीक है, अब ये थोड़े दिन आपने प्रैक्टिस की, या सेकंड स्टेज अभी भी चालू करना है तो भी कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको याद करना है कि जैसे आपके कान हैं,
तो आपके अभी जब आप मेरे से बात कर रहे हो, अगर कोई भी इमोशन अगर ज़्यादा है तो तुरंत कान पीछे चले जाएंगे, आपका मुंह पीछे से खींचा जाएगा, यहाँ पे तुरंत ही जो फॉरहेड है वो हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर जब आप मेडिटेशन बैठोगे यहाँ पे तो ये सब आपका रिलैक्स हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा आपका शोल्डर, आपका बॉडी, आपका लेग, सब कुछ आपका रिलैक्स्ड हो चुका है। इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। दिस इज़ द सेकंड स्टेज, कायोत्सर्ग। काया को उत्सर्ग, यानी मसल्स के और स्केलेटल सिस्टम के किसी भी चीज़ को आपको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड नहीं करना है, सबको छोड़ दोगे, सबको छोड़ दोगे। काया उत्सर्ग, कायोत्सर्ग, ये सेकंड स्टेज है। सबसे पहले आपको ये करना है, फिर दूसरा ये करना है, फिर बाद में तीसरे लेवल पे आप जाके कोई भी पोस्चर्स में यही जो काम है, अभी तो हम यहाँ पे बैठे बैठे कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं। आप मान लो आपको 2 मिनट के लिए, जैसे हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म हुआ, अब आपको माइग्रेन भी है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप क्या करोगे? सिर को ऐसा या ऐसा रख करके बस 2 मिनट के लिए नाक पे, नोज टिप पे आप फोकस करोगे। और जैसे ही आप ये एक्सरसाइज करते हो, आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, ये छोटी सी एक्सरसाइज। और दूसरे लेवल पे आपको क्या करना है, जितने भी मस्कुलर जॉइंट्स है, स्केलेटल जॉइंट्स है, उन पे जो हमारा अभी कंट्रोल है वो कंट्रोल छोड़ देना है, छोड़ देना। ये सेकंड लेवल है। ये 2 लेवल भी आप अगर धीरे 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 प्रैक्टिस करते हो, पर ये कितना होना चाहिए? मिनिमम 24 मिनट्स। 24 मिनट्स पे धीरे 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 आप जब पहुंच जाते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, यू वोंट, आप मुझे तुरंत फ़ोन करके बताओगे कि आप मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। और आप ये कब प्रैक्टिस करना पता है? जब किसी ने आपको गाली दी हो, उसी समय पे आप आंख बंद करके इधर करना, आपके अंदर ब्लड प्रेशर सब महसूस होगा, और 3 मिनट 4 मिनट के बाद सब शांत हो गया होगा और आपको लगेगा जाने दा, तू भी क्या याद करेगा या। लेकिन आपने कहा 24 मिनट उसको करना है मिनिमम, लेकिन एक बार ध्यान में जाने के बाद टाइम का अंदाज़ा कैसे रहेगा? नहीं, ये मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। बाद में तो अंदाज़ा नहीं रहता है, वो पता ही नहीं चलता है। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। शुरुआत में ध्यान टूट जाता है, फिर देखने के बारे में क्यों 5 टूट मिनट जाता देखा है? क्योंकि हमारी बॉडी की, माइंड की हैबिट नहीं है। क्या होता है, जब आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट छोड़ने के बाद 15 दिन 20 दिन तो आपको वो हैबिट छोड़ने के लिए दिमाग ख़राब हो जाता है। इसी तरह ये जो हमारा पागलपन है, हमारा इंसानी, ये हंसना रोना, ये सब हमारा इंसानी पागलपन है। तो ये जो इंसानी पागलपन है, ये मेडिटेशन से धीरे धीरे कम होता है। तो जब कम होता है तब आपके अंदर बहुत लड़ाई, घमासान शुरू होता है। तब अंदर से ज़्यादा, मतलब आप जो बोल रहे थे ना कि दूर जाना है, याद नहीं करना है, फिर भी वो याद आ जाता है, सामने से वो याद आ जाता है, वो घमासान चलता है। तो इसीलिए इसके लिए 24 मिनट्स एक आइडियल टाइम है, जिसको पहले के ज़माने में घड़ी कहा जाता था। जब सैंड वाला वो टाइम का जो टाइमर रहता था वो 24 मिनट, और 24 मिनट एक्चुअली मून की जो फेजेस हैं वो 24 मिनट का उसका चेंज होता, बहुत उसका साइंस है। पर बेसिकली 24 मिनट्स के लिए शुरू में आप एक अलार्म रख दो, और अलार्म करके आपके घमासान चलेगा 15-20 दिन। जैसे सिगरेट छोड़ते, मावा पान गुटखा दारू ड्रग्स छोड़ते तो घमासान चलता है, इसे थोड़े दिन चलेगा बस। एक पर्सनल चीज़ है जो इसमें मुझे अभी सूझ रही है। एक दिन मैं ऐसे ही मेडिटेट करने बैठा था, कॉन्सेंट्रेट नाक पे नहीं कर रहा था, बट फॉर एग्जांपल यहाँ कर रहा था, फोरहेड पे। एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे उससे बाहर निकलने को जम नहीं रहा था। सो द पॉइंट इज़, जैसे हम रात को सोते हैं तब सोच के सोते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, तो अपने आप उतने टाइम में नींद खुल जाती है। क्या ध्यान में भी ऐसा किया जा सकता है क्या? यही ध्यान है, यही ध्यान है। आपने जो फोकस किया वही तो ध्यान था, वही तो कंसंट्रेशन था, वही तो रियलाइजेशन था, वही तो आपने खुद को सेल्फ सजेशन किया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आपने किसी और को नहीं कहा, ये आपने किसको कहा? खुद को कहा। और जब आप खुद के साथ बात करते हो, यही मेडिटेशन है। प्रभु से बात करना वो प्रार्थना है, और खुद के साथ बात करना वो मेडिटेशन है। तो आपने ऑलरेडी मेडिटेशन वो किया, इसीलिए आपको सुबह में वो मोड जगा। लेकिन उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे उठा के लेके जाए तो ही मैं बाहर निकल पाऊंगा, मैं खुद से निकल भी नहीं पा रहा था। सो व्हाट इज़ दैट थिंग? और उसको मैं से बाहर निकलने का भी कोई टेक्निक होती है क्या? ऐसे होता है कि जब हम शुरू में जब ये प्रोसेस सब करते हैं, तो किसी भी चीज़ में हमको गुरु की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ों को एनालाइज करने वाले हमारे गुरु होते हैं।
तो जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि किसी के निश्रा में या किसी के सानिध्य में हम अगर जाके करेंगे तो हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो वो हमें करना चाहिए। हमें किसी भी ध्यानी ऐसे गुरु होंगे, कोई भी होंगे, उनके पास जा करके आपको उनके साथ प्रैक्टिकली शेयर करके उनके आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से। सो मेडिटेशन से ना एक और चीज़ मैंने की, मैंने ना आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, जो श्री श्री रविशंकर जी का कोर्स है। उसमें ना ब्रीदिंग टेक्निक होता है एक, सुदर्शन क्रिया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते हैं, लेकिन वो ना बहुत हैवी होती हैं, मतलब ज़ोर से सांस लेना, ज़ोर से छोड़ना, ऐसा कंटिन्यूस होता है। तो जैसे आपने, उससे पहले हम पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि हमको धीरे धीरे सांस लेनी है ताकि हम अपने कंट्रोल में रहें, तो ज़ोर से सांस लेने से क्या हासिल हो रहा है फिर? ओके, तो ये जो उनकी प्रक्रिया है, ये डिटॉक्स की प्रक्रिया है। वो जो हमें सांस जोर से लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया बताते हैं, वो है डिटॉक्स की प्रक्रिया। सारा दिन आपके बॉडी में इतना टॉक्सिन्स होता है, इतना टॉक्सिन्स होता है, वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए आपको ये सांसें लेनी पड़ती हैं। मेंटल डिटॉक्स, फिजिकल डिटॉक्स और सुदर्शन क्रिया आपको डिटॉक्स करने में नंबर 1 है। इसीलिए वो वहाँ पे ज़ोर से सांस लेने की बात करते हैं। तो हमारी बहुत सारी बॉडी में बीमारियाँ आती है, टॉक्सिन्स आ जाते हो, तो उनको बाहर निकालने के लिए और मेंटली भी फिट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये योगा में भी हम ऐसी श्वास लेते हैं, और कुंभ है बहुत सारे, जिससे कि डिटॉक्स होता ही है। योगा के कई आसन हैं जिनमें इसको प्राणायाम कहते हैं योगा में, और प्राणायाम से बहुत सारी डिटॉक्स हो जाते हैं। तो आदर्श मुनि जी, अभी मुझे एक जिज्ञासा जाग रही है कि आपकी मेडिटेशन की शुरुआत वो कैसे हुई, और अभी आपका मेडिटेशन रूटीन कैसा है, आप क्या करते हैं? जब बचपन में मैं डिस्लेक्सिक था तो लोग बहुत मुझे चिढ़ाते थे, बहुत ही मुझे मेरा अपमान करते थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। और उस समय पे ऐसा था कि मुझे धर्म का या कुछ नॉलेज भी नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था, ना ही जैन धर्म के बारे में और दूसरे धर्म के बारे में भी। तो तभी मैं भगवान को गाली देता था। यानी पुराना एक गीत आता है, वो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो मैं बहुत गाली बना, मतलब आपको ये क्या खुजली सूझी थी कि ये पुलिस ने, चोर ने, प्रिंसिपल ने, टीचर ने, ये सब अब आपको बनाना ही था। सबको आपके तरह ज्ञानी बना देते, आपको बनाने में क्या क्या दिक्कत है? आपको बनाने में क्या, आपको तो बनाना ही था, तो ये सब करना चाहिए आपको। आप क्यों ऐसे हम जैसे ऐसा मेरी परिस्थिति ये बना दी? मुझे तो ऐसे लगता है कि आपको ये सब नाटक देखने में मज़ा आती है, इसलिए आपने ये सब किया। ऐसे बहुत गाली देता था। एक दिन ऐसी सिचुएशन आई कि जब मैंने भगवान से ऐसे रिक्वेस्ट किया कि भगवान एक काम करो, आप एक ऐसी दुनिया में जगह बना दो कि इस जगह पे कोई चोर, पुलिस, वाइल्ड एनिमल्स या हर्बीवोरस एनिमल्स या कार्निवोरस एनिमल्स, सुख दुख, ऐसा कुछ भी ना हो। एक ऐसी जगह स्पेस में कुछ अलग से बना दो कि जहाँ पे ना बारिश है, ना धूप है, ना छाँव है, कुछ भी नहीं, नथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस। ऐसे धीरे धीरे मैंने भगवान से, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था और अंदर, और जब मैंने आँख खोला तो मुझे पता चला कि 1-1.5 घंटा निकल गया है ये बात करते करते। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रैक्टिस शायद मैं 10-11 साल का था, तब एक बार मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ था। फिर थोड़े दिन के बाद किसी ने मुझसे कोई बचपन में झगड़े होते रहते हैं, किसी ने मुझसे कुछ छीन लिया, मुझे बहुत दुख लगा, गाली दी। तो फिर से मैं वही मोड में, भगवान ऐसी कोई जगह बना दो, एंड आई वॉज इनटू इट। ऐसे बहुत बार फिर तो मुझे मज़ा आने लगी कि यही करना चाहिए, अब जब होगा तो यही करना है। अब धीरे धीरे इससे डबल फ़ायदे हुए। एक तरफ मैं हॉस्टल में था, एक तरफ ये मेरा थॉट्स था, और पैरेलली मेरा कॉग्निटिव मोड इतना अच्छा होते गया, इतना अच्छा होते गया। अब मुझे पता नहीं था कि इसको मेडिटेशन कहते, बस मुझे इतना पता था अंदर से। अब मैं ये किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं किसी को ये बताने गया, ऑलरेडी मुझे लोग पागल समझते हैं। हाँ, अब मुझे ज़्यादा समझने लगेंगे। हमारे गुजराती में ऐसे कहते हैं, एक होता है माठो, माठो यानी पागल, और दूसरा शब्द आता है शुद्ध माठो, यानी पागल में से भी असली पागल। तो मुझे तो वो समझने लगेंगे, तो मुझे तो किसी को बताना नहीं है। पर एक दिन मैं एक महात्मा के प्रवचन, जब मैं 16 साल का हुआ, तो एक दिन मैं एक महात्मा के प्रवचन में बैठा था, और मैंने उनसे सुना कि इस दुनिया में सचमुच में एक ऐसी जगह है
जहाँ पे ना धूप है, ना छाँव है, ना दंगा है, ना फसाद है, ना मारी है, ना कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। ये कहाँ से मिलता है, तो कि जब आप मोक्ष को प्राप्त करते हो, जब आप सब कर्मों को तोड़ देते हो, तब आपको ये क्षेत्र मिलता है। तो अब मान लो कि 8 साल से जो मैं सोच रहा था वो चीज़ सचमुच में इस दुनिया में है। मैंने आसपास में मेरे मित्र वगैरह जो बैठे थे प्रवचन के लिए, छोटा था, 16 साल का था, मैंने बोला अरे सिद्ध क्षेत्र है इस दुनिया में। वो लोग बोले हाँ है। मैं बोला सिद्ध क्षेत्र है इस दुनिया में, यानी 10 साल से जो मैं सोच रहा हूँ, 8 साल से जो मैं सोच रहा हूँ वो एक्चुअल में है। वो जान के जो मुझे खुशी हुई है, उस दिन का जो मेरा आनंद है, और उसके बाद में धीरे धीरे गुरुजी के पास से 16 साल की उम्र में मैंने ये सीखना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि ऐसे ज़ीरो होने को, व्हेन यू मेक योर इनसाइड यूनिवर्स ज़ीरो, व्हेन यू मेक योर इनर यूनिवर्स ज़ीरो, ये होती है कॉग्निटिव मोड की पहली दशा, एकाग्रता की पहली दशा। गुरुजी ने मुझे बताया कि आपके स्कूल में डिसलेक्सिया से डॉक्टरेट तक जो आप पहुँचे हो, इसके पीछे का ये मेडिटेशन ही आपका राज है। और वो मेडिटेशन पहले बिना गुरु के था तो चल जाता था, उसका इतना पावर नहीं था, पर जब गुरु मिल गए तब उसके बाद में तो ये मेडिटेशन का जो पावर मिला है, तो उसके बाद में एक एक स्टेजेस होता है। उसमें सबसे पहला होता है जागृति नाम का स्टेज, यानी आपको अगर गुस्सा आता है तो आप बोलते हम रोक नहीं पाते, मैं रोक पाता हूँ, मेरा पूरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। आप मुझे चाहे कितना भी रुला लो, मैं नहीं रोऊंगा, मुझे जब रोना होगा तभी मैं रोऊंगा। आप चाहे कितना ही हंसाने की कोशिश करो, मैं नहीं हंसूंगा। मेरा इमोशंस, मेरा एक एक इमोशंस, मेरा एक एक थॉट, मुझे ओवर थिंकिंग नहीं होता है। 20 साल से मुझे कंटाला भी नहीं आया है। मेरे एक भी ऐसी क्षण नहीं है जहाँ पे मैं बैठा हूँ और मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं बोर हूँ। मुझे हर क्षण खुशी की महसूस होती है। आई एम हैप्पी ऑल द टाइम। 24 घंटे मुझे खुशी। मेरे चेहरे को देख करके आज तक किसी इंसान ने ऐसा नहीं बोला कि यार इसने दीक्षा लेके गलत किया है। उसको ऐसा ही लगा कि यार ये सही बंदा है, इसको सब सही मिल रहा है। मतलब इस तरह की खुशी, इस तरह का अचीवमेंट लोगों को ऐसे लगता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मुझे कितना ही गुस्सा करके मेरे सामने आया हो, उसने सोचा हो कि ये मैं 50 बात करूंगा, वो 5 बात भी नहीं कर पाता है, एक बात में ठंडा हो जाता है। ऐसा गुरु जी की कृपा से आज ऐसा अचीवमेंट हुआ है, और धीरे धीरे मैं ये सब तक फैलाना चाहता हूँ। और ये जो मैंने अभी आपको 2 एक्सरसाइज बताई, जिसको हम उपयोग कहते हैं, और इसको पाने के लिए जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, इसको जिन मुद्रा और कायोत्सर्ग, ये 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, तो ये मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सभी अगर अपने जीवन में ये पाना चाहते हो तो आप अवश्य में इस एक्सरसाइज से जुड़िए। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो muniadarsh.com पे आप जाइए, और वहाँ पे वेलनेस, विजडम और वर्शिप, इन तीनों टैब पे जाइए, और आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो मेडिटेशन जैसे बहुत टाइप्स के हैं, तो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से 4 टाइप का है। सबसे पहला है पदस्थ। आप कोई स्विच वर्ड्स ले लो, कोई मंत्र ले लो। तो मुनि जी, मुझे ये बताइए कि मेडिटेशन के कोई टाइप्स होते हैं या कोई तरीके होते हैं? डेफिनेटली जितने भी मेडिटेशन के संप्रदाय हैं, सेक्ट हैं, जितने भी राजयोगा मेडिटेशन वगैरह, शांभवी मुद्रा, या कोई भी मेडिटेशन के गुरु हैं जो मेडिटेशन सिखाते हैं, उन सभी मेडिटेशंस के अपने अपने तरीके हैं। कोई किसी पे फोकस करता है, कोई किसी पे फोकस करता है, पर वो सारे के सारे मेडिटेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें जानना है तो उसके 4 क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहला है पदस्थ ध्यान। पद का मतलब होता है वर्ड। जब आप किसी भी वर्ड पे फोकस करते हो, चाहे वो मंत्र है, चाहे वो स्विच वर्ड है, किसी भी वर्ड पे आप फोकस करते हो तो वो हो जाता है पदस्थ ध्यान। ये बहुत इजी है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी इसी से होता है, मंत्र दीक्षा भी इसी से होती है। ये बहुत ही सिंपल है मन को शांत करने के लिए और अपनी ऊर्जाओं को आगे एक्सप्लोर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए ये सबसे इजी है पदस्थ ध्यान। इसमें हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं? यस, ओम भी पद है, और ओम के जैसे ऐसे बहुत सारे बीज शब्द है, बीज अक्षर है।
बहुत ही करोड़ों की संख्या में ये बीजाक्षर है और उन सभी का मेडिटेशन करने से हमें बहुत ही आंतरिक ऊर्जा मिलती है। उन पदों से जुड़ाव होने के बाद हम पैरेलल यूनिवर्स के साथ या मल्टी यूनिवर्स के साथ भी हम जुड़ाव कर सकते, एलियंस के साथ भी जुड़ाव कर सकते। इतनी ताकत ये पदस्थ ध्यान से होती है। अब दूसरा मेडिटेशन है वो है पिंडस्थ। पिंड मतलब एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट, जैसे हमारी बॉडी में अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट्स, स्पेस एलिमेंट और फायर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स है इसको कहते हैं पिंडस्थ। यानी साउंड वाला आपने सुना था, साउंड हीलिंग, वो पिंडस्थ है। या आपको बोलेंगे आप कलर देखिए, वो पिंडस्थ है। या आपको बोलेंगे पहाड़ देखिए, झरना देखिए, सूरज देखिए, समंदर देखिए, ये सब पिंडस्थ। जब आप किसी भी एलिमेंट को फोकस करके आप मेडिटेशन करते हो फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल किसी भी एलिमेंट के एक एट्रीब्यूट को पकड़ के आप मेडिटेशन करते हो, साउंड है, कलर है, उसका स्मेल भी है, ज्योत पे टिकाई रखना, आंखों के सामने कोई सीन है, ज्योत पे टिकाई रखना, तो वो भी त्राटक विद्या जिसको कहा जाता है, वो भी मेडिटेशन। यानी किसी भी फिजिकल फॉर्म, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, इसमें से किसी भी एक चीज़ पे अगर मेडिटेशन करते हो तो उसको पिंडस्थ कहा जाता है। इसमें हमारी ब्रीदिंग भी आ गई क्योंकि वो भी एक फिजिकल फॉर्म है, ठीक है, इसको पिंडस्थ। उसके बाद में आता है रूपस्थ, ये थर्ड फॉर्म होता है। यानी एक से ये अलग अलग कनेक्शन होता है। जब आप पिंडस्थ ध्यान करते हो तो यहाँ पे बैठे बैठे आप किसी चीज़ को उठा सकते हो, आकाश में फेंक सकते हो, जिसको एयर बेंडर्स, वाटर बेंडर्स, अर्थ बेंडर्स, ये जो होते हैं, जो टिबेटियन मॉन्क्स होते हैं, ये पिंडस्थ ध्यान में माहिर होते हैं। तो पहले पदस्थ ध्यान, फिर पिंडस्थ ध्यान, फिर बाद में आता है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान का मतलब ये होता है किसी भी फिजिकल फॉर्म का माइक्रोस्कोपिक लेवल या टेलीस्कोपिक लेवल पे जाके उसको एक्सपीरियंस करना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या टेलीस्कोपिक, यानी स्पेस में है तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस करना, और अगर छोटे से छोटी चीज़ है तो उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको महसूस करना, उसको एहसास करना, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट वाला मेडिटेशन जिसको कहते हैं रूपातीत। ये जो जैन मॉन्क्स, बुद्ध मॉन्क्स जो करते हैं, यानी किसी भी फिजिकल फॉर्म को, यानी कि अपने चक्रों को भी नहीं, चक्र मेडिटेशन भी वो भी पिंडस्थ मेडिटेशन है क्योंकि शरीर के अंदर ही वो चक्र है, फिजिकल है, तो ये पिंडस्थ ध्यान में आ जाता है। लेकिन ये एक रूपातीत फॉर्म होता है, यानी किसी भी चीज़ का सोचना ही, न हस्से न दिग्घे, मतलब कि न रस्व है, न दीर्घ है, न काला है, न पीला है, न नीला है, न कुछ भी नहीं है, नथिंग, ज़ीरो। ये होता है रूपातीत। जब आपके अंदर सिर्फ नॉलेज और हैप्पीनेस का एबंडेंस अंदर फील होता है, सभी पे करुणा होती है, करुणा। अब मैं आपको बोलूँगा करुणा दिखाओ, दिखा नहीं सकते, वो फील होता है, ये रूपातीत है। करुणा जो है वो रूपातीत है, क्षमा जो है वो रूपातीत है। ये रूपातीत मेडिटेशन बहुत ही डिवाइन है। इससे हमको केवल ज्ञान वगैरह जो श्रेष्ठ मोड होता है, वो इससे श्रेष्ठ एनर्जीज़ का एलिवेशन होता है, वो ये रूपातीत मोड से होता है। तो सभी के सभी मेडिटेशन पदस्थ, किसी वर्ड से गाइडेड मेडिटेशन, किसी से प्रभावित है, वर्ड से प्रभावित है, तो वो सब हो जाता है पदस्थ। फिर कोई एलिमेंट से है तो वो पिंडस्थ। किसी भी फिजिकल फॉर्म से है जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या टेलीस्कोपिक लेवल पे देखा जा सकता है, दृश्यमान है, भले ही आपके आंख से ना दिख रहे हो पर देखा जा सकता है, और वो मेडिटेशन पे उस पर फोकस करते हैं तो उसको कहते हैं रूपस्थ। जैसे मेरे पीछे क्या हो रहा है आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, मैं उस पर फोकस करके अगर मैं ध्यान करूँ तो उसको कहते हैं रूपस्थ। ओके, और वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। और फिर बाद में आता है रूपातीत। तो ये सब मेडिटेशंस के प्रकार है। सिंपल है जुड़ना, आप किसी से भी मेडिटेशन से, ध्यान से आप किसी भी चीज़ के साथ ऐसे जुड़ जाते हो कि आप उसमें और वो आप में समा जाती है। जुड़ते जुड़ते ऐसा होता है कि पूरा यूनिवर्स आपके अंदर और आप पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हो। उसका दूरी से और समय से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। मुनि जी, आपके वजह से मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में इतना डिटेल
मालूम पड़ा तो आज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिला। और मेरे ख्याल से जो नॉर्मल लोग हैं, जो साधारण जीवन हम जीते हैं रोज़मर्रा का, उन्हें कम से कम समझ तो आया कि मेडिटेशन करना कैसे है, ध्यान कैसे करना। ये फर्स्ट स्टेप है ये पॉडकास्ट, ये बार बार देखें वो और प्रैक्टिस करें जो आपने कहा है, तो एक दिन शायद किसी एक लेवल तक पहुंच जाएंगे। और फिर आप जैसे अलग मुनि जी हैं ही, गुरु जी हैं, जिनका सानिध्य से शायद उनकी या हम सब की एक उन्नति हो और वापस आपका जो सपना है भारत देश पुराने एजुकेशन सिस्टम से जुड़ जाए और मेडिटेशन ये सारे घर घर में पहुंच जाए, वो भी शायद होना चालू हो जाए। थैंक यू फॉर कमिंग। आपके साथ बहुत अच्छा लगा। ये तीसरा पॉडकास्ट है। आप जिस प्यार से और जिस ध्यान से आप हर विषय को पब्लिक के अच्छे होने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हो वो सराहनीय है, अनुमोदनीय है। मैं चाहता हूँ आप सभी अपने जीवन में जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उस मुकाम से आप कहीं गुना ज़्यादा एक्सप्लोर करें और भी आप हमारे भारत देश को ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो विज्ञान है, वो सभी जन जन तक ये पहुँचे और उसका माध्यम आपका ये प्लेटफॉर्म बने, मैं आशीर्वाद देता हूँ। सो मुनि जी, थैंक यू सो मच। आज जितनी गहरी चर्चा मेडिटेशन के ऊपर हुई है, आई डोंट थिंक कि किसी भी पॉडकास्ट में या किसी भी वीडियो में इतनी गहरी चर्चा हुई है। जो मेडिटेशन को ज़्यादा गहरी तरीके से समझना चाहता है, आई थिंक उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो साबित होगा, आई बिलीव। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। थैंक यू गुरु जी।